जी, तो अब जो हमारा अगला चैप्टर आने वाला है उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सवाल उठा इसकी वेटेज एग्ज़ाम में क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी नाउ एंड देन सवाल पूछा जा सकता है, बट कितने नंबर का? 4 नंबर का। जिन लोगों के पास मेरे नोट्स नहीं हैं, मेरी बुक नहीं है, वो अपना स्टडी मटेरियल या अपने टीचर के नोट्स निकाल के बैठ जाइए, और वरना टेलीग्राम पर मुझसे ये नोट्स ले लेना। मैं टेलीग्राम पर आज ही ये नोट्स अपलोड कर दूंगा। पक्का ये क्लास ख़त्म होते ही मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिएगा। सवाल उठा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। क्या मैं कह सकता हूँ कि कभी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यानी कि ये कंपनी की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये वो फंडामेंटल कंडीशन रखता है जिसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। लाइक कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, ये सब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इस मेमोरेंडम के कई क्लॉजेज होते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। हम एक एक करके उन क्लॉजेस के बारे में न केवल पढ़ेंगे बल्कि उनको ऑल्टर कैसे किया जाता है इसके बारे में भी अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लॉज की तरफ मैं आता हूं जिसका नाम है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, पॉइंट्स टू बी इंश्योर्ड। नेम क्लॉज में कुछ बातें जरा सोचने वाली हैं। वो क्या कि नेम जो होगा कंपनी का वो हमेशा या तो लिमिटेड इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड होगा। यानी कि नेम हमेशा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना चाहिए। आगे जहाँ तक सेक्शन 8 कंपनीज़ का सवाल है, हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि सेक्शन 8 कंपनीज़ के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि वो नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करें। यानी कि वो अपना नाम फैंसी रख सकते हैं जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं। आगे नाम में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि नहीं यूज़ होने चाहिए, और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कौन कौन से ऐसे नेम हैं जो कि नहीं यूज़ होने चाहिए? शैल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। The names such as the board, the commission, authority, undertaking, national, union, central, federal, republic, president, etc. ये वो चीज़ें हैं ये वो नाम हैं जो किसी भी नाम में, कंपनी के नाम में नहीं आनी चाहिए। कंपनी के नाम में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आगे दूसरी बात, अगर नाम में इंश्योरेंस आ रहा है, बैंक आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट निधि, म्यूचुअल फंड वगैरह आ रहा है, तो इन सभी कंपनी, जैसे इंश्योरेंस आ रहा है तो इंश्योरेंस का एक रेगुलेटर है IRDA, बैंक का एक रेगुलेटर है RBI, स्टॉक एक्सचेंज का एक रेगुलेटर है SEBI, तो इन सब के रेगुलेटर हैं। तो अगर नाम में ये शब्द आ रहे हैं तो फिर डिक्लेरेशन सबमिट की जाएगी एप्लीकेंट के द्वारा कि जो जो इनकी रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं नेम के लिए वो सभी आपने कंप्लाई कर ली है। तो नाम के लिए ये भी ज़रूरी है। ठीक होगी इतनी बात। आगे जो चीज़ अभी तक में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिजर्वेशन ऑफ नेम। MCQ पर्पज़ से इसका बहुत रेलेवेंस है। रिजर्वेशन ऑफ नेम, जब नाम के लिए आप एप्लीकेशन दे के आएंगे तो वो नाम रिजर्व रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ROC ने आपका नाम अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद ROC 20 दिन तक आपका इंतज़ार करेगा कि आप बाकी बचे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट फाइल करें। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के होते हैं वो भी बताऊंगा मैं, इसी चैप्टर के लास्ट में आएगा। बट फिलहाल 20 दिन के अंदर अंदर आपको सभी के सभी वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। चलिए, ये तो नई कंपनी के लिए हुआ। क्या एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है? चेंज कर सकती है। जब एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो 60 दिन का वक्त ROC देता है कंपनी को बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। ठीक है ना। आगे कैंसलिंग द नेम, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा 4 नंबर या 3 नंबर का सवाल इस पे आ सकता है। अगर कभी भी पता लगे ROC को कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हुआ है, जाली डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हुआ है, कभी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, दो केसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो नाम रखा गया है वो झूठे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रखा गया है, तो 2 केसेस बन सकते हैं। पहला, शायद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका हो या फिर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ना हुआ हो। अगर मान लीजिए जाली डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए नेम के लिए तो फिर, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ
तो रिजर्व नेम जो रखा हुआ था वो कैंसल्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी नाम रिजर्व रखा था, बाकी डॉक्यूमेंट तो फाइल हुए नहीं थे, तो कंपनी का नाम कैंसिल कर दिया जाएगा और पेनल्टी साथ में लगा दी जाएगी। बट अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो ओ माय गॉड, फिर तो प्रॉब्लम है। अब देखो, कंपनी को आपको एक रूप देना पड़ेगा। रूप मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं सुनवाई का मौका। तो कंपनी को सुनवाई का मौका देंगे और उसके बाद आप कंपनी को कह सकते हैं कि आपका वाइंडिंग अप किया जा रहा है, यानी कि कंपनी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, या फिर कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है। सर, स्ट्राइक ऑफ और वाइंडिंग अप में फ़र्क क्या होता है? स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कोमा में भेजना और वाइंडिंग अप का मतलब होता है परमानेंट मार देना। स्ट्राइक ऑफ करने के बाद रिवाइवल कंपनी का पॉसिबल है, यस, नाम पॉसिबल है रिवाइवल का, बट वाइंडिंग अप हो गया तो बोलो हर हर गंगे। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, कंपनी को अगर मान लीजिए आरओसी को कंपनी के ऊपर दया आ गई तो कंपनी को एक डायरेक्शन भी इशू कर सकता है कि कंपनी अपना नाम ऑल्टर कर लीजिए। अगर मान लीजिए आरओसी की ये डायरेक्शन आई है तो फिर कंपनी को अपना नाम ऑल्टर करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स कंपनी को अपना नाम ऑल्टर करना पड़ेगा। अब क्यों ऑल्टर करना पड़ रहा है? क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ की एक डायरेक्शन आई है। जब हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन के कारण कंपनी को कुछ करना पड़ता है तो फिर इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन सा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़ सकते हैं आगे। बट लॉ मेकर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आरओसी के ऊपर भी सौंप दी है कि आरओसी जब आप कंपनी के नाम को अप्रूव कर रहे हो ना, तो थोड़ा दिमाग खोल के रखा करो। ऐसा नहीं हो कि कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड, मैंने कहा मैंने एक और कंपनी रख दी टाटा स्टील ही स्टील लिमिटेड, क्या ये गलत नहीं है? गलत है, बट आरओसी ने अप्रूव किया है। गलती मेरी है, मानता हूँ, इनकॉर्पोरेशन हो गया, मगर आरओसी की गलती नहीं है, उसको नहीं देखना चाहिए था। आजकल तो केवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाके 2 वर्ड लिखने पड़ते हैं, अपने आप एग्जिस्टिंग कंपनियों के नाम आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप देख नहीं सकते थे कि इस नाम से मिलती जुलती कंपनी है कि नहीं है। तो फिर दिक्कत है ना। तो इसलिए आरओसी को भी कहा गया कि ड्यू केयर एक्सरसाइज करना कि नाम जो है कॉन्ट्रावेंशन में ना आए एम्ब्लेम एंड द नेम्स एक्ट के अंदर। जरूरत नहीं है पेपर के लिए ये जिन शब्दों का मुंह काला है उसकी, बट फिलहाल यहाँ 3 पॉइंट तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के लिए। आगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, नेम क्लॉज में कुछ और बातों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या? नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरीके से एग्जिस्टिंग कंपनी से ना तो मेल खाता हो ना उसके जैसा हो। मेल खाना मतलब मिलता जुलता हो, और ना ही उसके जैसा हो, बिल्कुल ही सेम हो। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर शब्द आए थे, फॉर एग्जांपल मैंने भारत यूज़ कर दिया, हिंदुस्तान यूज़ कर दिया, ऐसा यूज़ कर दिया बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के। क्या ये गलत नहीं है? द आंसर इज यस, गलत है। फिर इज अनडिजायरेबल इन द नेम ऑफ ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अनडिजायरेबल की ना अलग अलग गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल, किसी वर्ल्ड वाइड कंपनी का भी नाम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल, मैकडोनाल्ड की टिक्की मैंने रख दिया, डोमिनोज के भटूरे, ले मैं उसका ब्रांड ही खराब कर रहा हूं। रेडी लगा रहा हूं मैं सामने और मैं कह रहा हूं डोमिनोज के भटूरे। वो डोमिनोज ने बेचारे ने ब्रांड बनाया। मैंने कहा भाई तूने पिज्जा में ब्रांड बनाया, मैं भटूरे में ब्रांड बना रहा हूं। भाई उसके तेल निकल गया होगा उसका ब्रांड बनाते हुए। मैंने एक ही झटके में रिलायंस के छोले भटूरे, वाह, अंबानी को दर्द नहीं होगा भाई, मैं चेयर से खड़ा हो जाएगा वो। कमाल होगी। इतनी बात समझ आई? तो दिक्कत है ना भाई, दिक्कत है ना। कल को मैं नाम रख रहा हूं टाटा की चड्डियां, वो कल को टाटा वाले कहेंगे भाई हम स्टील बना रहे हैं, तू हमारे नाम की चड्डियां बना रहा है। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, ये अनडिजायरेबल है। तो इसकी गाइडलाइंस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिलहाल फिर भी बता रहा हूं कि उसमें गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा है। चले नेम शैल नॉट कंटेन एनी वर्ड और एक्सप्रेशन विच इज लाइकली टू गिव द इंप्रेशन दैट कंपनी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का संरक्षण है। मैं नाम लिख रहा हूं भारत के भटूरे, वाह भारत के भटूरे, ऐसा लग रहा है खुद प्रधानमंत्री ने इसका इनकॉर्पोरेशन किया था, उन्होंने खुद रिबन काटा था मेरी रेडी का, वाह भारत के भटूरे, वाह कमाल कर दी। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इसलिए नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लगे भारत सरकार का आपको संरक्षण प्राप्त है।
ठीक है, बोलो ना हाँ। अब हम आते हैं ऑल्ट्रेशन इन द नेम क्लॉज। ऑल्ट्रेशन इन द नेम क्लॉज, चलो जी। पहला, चेंज ऑफ नेम। सवाल उठा नाम नाम चेंज किया जा सकता है? हां, दो तरीके से। पहला, या तो अपने आप या दूसरा किसी के कहने पर। अगर तो अपने आप चेंज करते हो तो यहां लगता है चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13, बट किसी के कहने पर चेंज करते हो तो इसे लगता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16। अपने आप नाम चेंज कर सकते हो? आंसर इज हां, कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अच्छा, आरओसी क्या करेगा? जब आप नया नाम रखोगे, नए नाम की डिटेल आरओसी को सबमिट करोगे तो आरओसी नया नाम जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंटर करेगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। ओके, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों? क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ना, उसमें कंपनी का नाम दिया जाता है। अब वही नाम चेंज हो गया तो फिर अब सवाल उठा, लीजिए कंपनी का नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया है। 2017 में कंपनी का नाम रखा गया, 2020 में नाम चेंज हुआ तो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया। तो कंपनी की अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होगी? 2017 या 2020? द आंसर इज 2017, वही रहेगी पुरानी वाली। भाई नाम चेंज हुआ है, डेट ऑफ बर्थ थोड़े ना चेंज हो गई। कल को मैं अगर अपना नाम अमित पोपली की जगह पुनीत पोपली रख दूं तो इसका मतलब मैं अब दोबारा पैदा होऊंगा? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो फिर मैं जो होना था वो हो गया, मेरा जन्म हो चुका है, अब तो केवल नाम चेंज हुआ है ना भाई, बोलो ना हाँ। चले तो फिर तो स्टेप बाय आरओसी, आरओसी नया नाम एंटर करेगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। दूसरी बात, अच्छा नया नाम रखने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन क्यों चाहिए? भाई साहब कल को तुम जोश में आके कोई भी नाम रख दो, समझ आया ना? कल को तुमने रख दिया, मान लो मैंने नाम रखा था कि पोपली के भटूरे, किसी ने, और अब मेरा नाम चल नहीं रहा था तो मैंने नाम रख दिया टाटा के भटूरे। लो भाई कमाल हो गया। तो क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाती है कि कहीं जो अब आप नया नाम रख रहे हो वो कहीं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता तो नहीं है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाती है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, वो क्या है? कई बार प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक और पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करती है। कंपनी का नाम चेंज नहीं हुआ, कंपनी का केवल सरनेम चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना सरनेम पोपली से अरोड़ा कर लिया, बस इतना, ठीक है ना? नाम हूं मैं अभी भी पोपली, हूं मैं अभी भी अमित। अच्छा अब क्या होगा? तो लॉ कहता है देखो नाम चेंज नहीं हुआ, यानी कि अगर मैं कहूं कि पोपली गारमेंट्स लिमिटेड ये कोई कंपनी है अगर, तो क्या ये पॉसिबल है कल को तुम खोल लो पोपली गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड? ना, आरओसी अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि नाम तो बिल्कुल सेम हो गया, तो इसलिए अलाउ नहीं करेगा। तो अब सोचो अगर मैं ही अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या ये कोई डर होगा कि ऐसी मिलती जुलती कंपनी कोई और हो? नहीं। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी? नहीं चाहिए होगी। बात समझ आ गई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर नाम में केवल प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट हो रहा है। बात समझ आ गई? एक तो कोई हां नहीं बोलता ना। चलिए आगे। ये था मेरा सेक्शन 13। अब आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम मतलब जब ऊपर से डायरेक्शन आई, क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम मिलता जुलता था किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। तो जब भी ऐसा होगा कि कंपनी का नाम या कंपनी का ट्रेडमार्क किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम या ट्रेडमार्क से रिजेंबल करेगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकती है कंपनी को। किसको? नई कंपनी को, कि चलो अपना नाम चेंज कर ले। जब कंपनी अपना नाम चेंज करती है इस डायरेक्शन के कारण, तो इसे क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। बोलो हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ठीक है जी। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए? द आंसर इज हाँ। क्यों? अरे भैया अगेन तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई कि चलो जी नाम चेंज कर लो, तुमने कहा अच्छा ये ले, सीधा टाटा रिलायंस इन पे आ गए आप।
तो इसलिए भैया नया नाम रखने से पहले उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंपनी मान लीजिए मैंने अपना नाम रखा टाटा के भटूरे, आरओसी ने ध्यान नहीं दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब टाटा को बड़ी प्रॉब्लम आई, लोग स्टील लेने आते थे, भटूरे खा के जाते थे, लोग मोटर खरीदने आते थे, भटूरे खा के जाते थे, क्योंकि उन्होंने समझा टाटा के भटूरे हैं। टाटा साहब ने मुझे फ़ोन किया, पोपली जी ये गलत किया तुमने, ये गलत किया है। मैंने कहा भैया ऐसा है, मैंने अगर डिसाइड कर लिया तो मैं तो अपने आप की नहीं सुनता। वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, क्या वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि पोपली का नाम चेंज करो? हाँ कह सकते हैं। कितने साल में? 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर एग्जिस्टिंग कंपनी नई कंपनी की कंप्लेन कर सकती है कि इसने गलत किया है, नई कंपनी ने, इसका नाम चेंज करो। 3 साल कहाँ से? इनकॉर्पोरेशन ऑफ नई कंपनी से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया मेरे कान के नीचे, उसने कहा चलो नाम चेंज कर। अच्छा, मैंने रखा टाटा के भटूरे था, मैंने रखा अंबानी के भटूरे, और बैठे बैठा अंबानी को दिक्कत दे दी मैंने। अब अंबानी आ गया मेरा नाम चेंज कराने। अब अंबानी के पास भी कितना वक्त है? अगेन 3 साल। कहाँ से? इनकॉर्पोरेशन से नहीं, जब पिछला नाम चेंज हुआ वहां से 3 साल। तो इसलिए 3 ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और द चेंज ऑफ द नेम, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग कंपनी नई कंपनी का नाम चेंज करवा सकती है 3 साल फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन पहली बार, और जब दूसरी बार चेंज होगा तो फिर न्यू नेम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी तुम्हें कितने टाइम के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा? देखो जी, मैंने कहा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का सेक्शन कब लगता है? जब कंपनी का नाम या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता होता है। बोलो ना हाँ, ठीक है। तो जब कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से या उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता होता है, तो यानी कि नाम भी चेंज हो सकता है या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी चेंज हो सकता है। अच्छा, नाम चेंज करने के लिए मैंने अभी ऊपर कहा आपको जब नाम मैंने कहा था गलत रख दिया, तो नाम के लिए अभी मेरी बात हुई कि कितने टाइम के अंदर चेंज होना चाहिए? 3 मंथ। याद आया? अभी हमने बात की थी ना कि अगर नाम गलत तरीके से रख दिया हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? 3 महीने दिए जाएंगे कि नाम चेंज कर दो। ये देखो यहां पर, तो अगर नाम चेंज करवाना है तो 3 महीने, और अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चेंज करवाना है तो कितने टाइम? 6 महीने। तो 6 महीने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वगैरह चेंज करने के लिए, और नाम चेंज करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 महीने। बोलो ना हाँ, ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब जो भी आपने नाम वगैरह चेंज किया है उस नए नाम की कॉपी उठाकर आप सबमिट कर देंगे किसको? आरओसी को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर के साथ कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नाम की अप्रूवल दी है। आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और नाम इफेक्टिव हो जाएगा। नया नाम इफेक्टिव होगा जिस दिन ये सर्टिफिकेट आया है, जिस दिन ये सर्टिफिकेट आया है उस दिन से ये नया नाम इफेक्टिव हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बढ़ सकते हैं। चले, फिर अगला मेरा क्लॉज आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ये क्या कहता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या आता है? इसमें सबसे जरूरी है नेम ऑफ द स्टेट आता है। क्या स्टेट का नाम जरूरी है? यस, स्टेट का नाम जरूरी है, क्योंकि स्टेट का नाम भी नहीं लिखोगे ना तो ये नहीं पता लगेगा कि ये जो मेमोरेंडम है ये किस आरओसी के पास जाना है। तो इसलिए स्टेट का नाम जरूरी है। जैसे अगर मैंने लिखा दिल्ली तो मतलब दिल्ली आरओसी के पास जाएगा, अगर मैंने लिखा इंदौर तो ये मध्य प्रदेश के आरओसी के पास जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए स्टेट का नाम देना जरूरी है। हाँ, एग्जैक्ट एड्रेस इनकॉर्पोरेशन के वक्त देने की जरूरत नहीं होती, आप उसे बाद में भी दे सकते हैं। बाद का मतलब कब तक? 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आप सारी डिटेल, एग्जैक्ट एड्रेस की डिटेल अपनी दे सकते हैं, आरओसी को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड ऑफिस का? देखो जी, अगर कंपनी के ऊपर कोई भी केस करना चाहता है, कोई भी, तो केस केवल वहीं हो सकता है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है। दूसरा, कंपनी कहाँ की है, कौन से स्टेट की है, ये पता लगता है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से, तो यानी कि कंपनी का नेशनैलिटी या डोमिसाइल का पता लगता है। तीसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को सर्व किया जाएगा, जैसे अगर रिलायंस की मैं बात करूं तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? मुंबई, और ब्रांच ऑफिस कहाँ है? पूरे इंडिया में। यानी कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके अलावा जितने ऑफिसेज हैं सारे ब्रांच ऑफिस कहलाते हैं। ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कंपनी ने को सर्व करना है, आपने कोई भी चिट्ठी अगर कंपनी के नाम पर भेजनी है तो वो वैलिड तभी होगी जब कंपनी के केवल रजिस्टर्ड ऑफिस पर वो चिट्ठी भेजी जाएगी। ठीक है जी। अब कंपनी
दो डायरेक्टर्स को साइन करवाने हैं, दो डायरेक्टर्स के द्वारा साइन करवा के कंपनी, तुम्हें क्या करना है 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन कंपनी आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की पूरी एग्जैक्ट डिटेल उठा के आरओसी के पास सबमिट करनी है विद इन 30 डेज। कम से कम दो डायरेक्टर्स के द्वारा साइन होंगे। दिस इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक हो गई इतनी बात। अगर 30 दिन में ना सबमिट की तो हम देखेंगे, अभी आएगा आगे चल के एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 10 कैपिटल ए, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक हो गई, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हाँ जी, तो वेरिफिकेशन की हमने बात की कि वेरिफिकेशन 30 डेज में हो जाना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं लेबलिंग ऑफ कंपनी। लेबलिंग ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? ये कहता है कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, उसके बाहर कुछ टांग के तो लगाओगे। फॉर एग्जांपल मेरे घर के बाहर क्या लिखा होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित पोपली, टाइम के पाबंद, 11:30, क्या मतलब है 11:29, लंबे लंबे बाल, मतलब कुछ लिखा होगा ना मेरा इंट्रोडक्शन टाइप। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा होगा? ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन। तो या तो पेंट करवा लो या लगवा लो, तख्ती लगवा लो। अच्छा, नेम एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पर? एट अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन, मतलब जहाँ से दिखाई दे। पता लगा 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, 15वें फ्लोर की छत की ग्रिल पे लगवा दिया। कोई ढूंढने किसका ऑफिस है, हम उसे कह रहे हैं ले दूरबीन पकड़, अब देख, ये देख, नजर आ रहा है? वैसे थोड़ा ना होना चाहिए, कॉन्स्पिशियस पोजीशन में होना चाहिए। इन लेजिबल करेक्टर, पता लगा बड़े बड़े लेंस लेके पढ़ना पड़ रहा है। अब लेजिबल करेक्टर मतलब ऐसे करेक्टर जो पढ़े जा सकें, एटलीस्ट पढ़े जा सकें, समझ आया? तो ये कंपनी का नाम जो है इस तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल वगैरह वहाँ पे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर लिखी होगी। आगे, अब मान लीजिए आप केरला में हो, तेलंगाना में हो, तो फिर तेलुगु प्लस मलयालम, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कॉमन सील पे क्या लिखा होगा? नाम ग्रेव्ड होगा, ग्रेव्ड मतलब उभरा हुआ होगा। हैव इट्स नेम इनग्रेव्ड इन द लेजिबल करेक्टर। कंपनी के जितने बिजनेस लेटर, बिल लेटर, लेटर हेड्स वगैरह सब होंगे, उनमें क्या क्या होगा? कंपनी का नाम होगा, एड्रेस ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन नंबर, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, सब कुछ देखते होगे भाई। जब कभी आईसीआई का लेटर घर आता है तो वो भी तो उसके लेटर हेड पे आता है जिसपे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और एन एंटिटी एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट सब कुछ लिखा होता है। तो सिमिलरली कंपनी के भी तो बिल बुक वगैरह पे सब कुछ, कभी बिल बुक ली हो, कभी बिल किसी से लिया हो दुकानदार से, देखना सब कुछ लिखा होता है कि नहीं? बोलो ना हाँ। डोमिनोज वगैरह का बिल वगैरह देखना, पता लग जाएगा। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर कंपनी का नाम प्रिंटेड होगा। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये चीज़ें, कॉमन सील पे ये चीज़ें, ये आ सकता है। अभी तक आया तो नहीं है, एक एक नंबर पे आ सकता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, आगे। अब सवाल उठा, क्या ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा अगर मान लीजिए आप विद इन द सिटी भी चेंज कर रहे हैं, सिटी, टाउन, विलेज, हालांकि अब आईसीआई ने इसे लिखा नहीं है अब नए स्टडी मटेरियल में, बट फिर भी नॉलेज के लिए रख लो कि अगर मान लीजिए कि विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज चेंज कर रहे हो तो मेंबर की अप्रूवल नहीं चाहिए, केवल बोर्ड के अप्रूवल से काम चल जाएगा। आरओसी को नई लोकेशन 15 दिन के अंदर अंदर भेज देना, बस इतनी सी बात याद कर लो। जिन बच्चों को मैंने नहीं लिखवाई क्योंकि नए स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो वो 2 लाइनें लिख लेना बस, हो सके तो, या यहाँ से सुन लिया ये काफ़ी है। आगे, अगर मान लीजिए सिटी, टाउन, विलेज चेंज हो रहा है, मतलब कंपनी गाजियाबाद की है, अब कंपनी जा रही है लखनऊ, या इंदौर की है, अब कंपनी जा रही है उज्जैन, ठीक है ना, तो क्या होगा? भोपाल, तो क्या होगा? कंपनी तमिलनाडु की है, चेन्नई से कोयम्बटूर जा रही है। महाराष्ट्र की है, कंपनी विदर्भ से सौराष्ट्र जा रही है। ठीक है, तो वन सीटीवी टू अनदर विद इन द सेम आरओसी, तो आपको पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, नया लोकेशन आरओसी को भेजनी पड़ेगी विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चले, फिर चेंजेस फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर आरओसी।
ये और विद इन द सेम स्टेट, ये केवल तभी पॉसिबल है दो ही स्टेट में, पहला महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु, क्योंकि यही दो स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट एक है परंतु आरओसी दो दो काम करते हैं। महाराष्ट्र में भी दो आरओसी, आरओसी पुणे और आरओसी मुंबई, और तमिलनाडु में भी दो आरओसी, आरओसी चेन्नई और आरओसी कोयम्बटूर। ठीक है, आगे तो प्रोसीजर क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, ये बोर्ड रेजोल्यूशन की बात अगर आप यहाँ काट दो, क्योंकि मैंने ऊपर भी छुड़वाई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन एसआर की जरूरत पड़ती है वहाँ पर। ठीक है ना, एसआर पास नहीं हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ कि नहीं। आगे यहाँ पर एक ऑफिसर से अप्रूवल चाहिए जिसका नाम क्या है, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर, क्लियर हो गई इतनी बात। तो रीजनल डायरेक्टर को आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, और रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इवन दो फॉर्म नंबर INC 23 है, बट आपको याद नहीं करना, बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, बस इतना काफ़ी है। अब रीजनल डायरेक्टर अपनी कंफर्मेशन कितने दिन में प्रोवाइड करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर अपनी कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा। रीजनल डायरेक्टर अपनी कंफर्मेशन कितने दिन में प्रोवाइड करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर रीजनल डायरेक्टर अपनी कंफर्मेशन देगा। जब इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी उठाइएगा, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन, और ये आरओसी को जमा कर दीजिएगा विद इन 30 डेज ऑफ द कंफर्मेशन। ठीक है, और आरओसी से रजिस्टर्ड कर देगा विद इन 30 डेज। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यानी कि अगर एक विद इन द सेम स्टेट बट आरओसी चेंज हो रहा है, विद इन द सेम स्टेट बट आरओसी चेंज हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रीजनल डायरेक्टर। अच्छा, रीजनल डायरेक्टर किसके ऊपर आता है, आरओसी के ऊपर आता है। ठीक है, बट सबसे ऊपर कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ओ माय गॉड, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हो तो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाह रहे हो तो क्या होगा। देखो जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। बोर्ड रेजोल्यूशन की बात लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो अब किसका अप्रूवल चाहिए आपको, सीजी का अप्रूवल चाहिए बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। फॉर्म नंबर अगेन याद करने की जरूरत नहीं है। सीजी अपनी अप्रूवल, ध्यान रखना, जब विद इन द स्टेट आरओसी चेंज, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर के लिए वर्ड आया कन्फर्मेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्ड आया अप्रूवल। ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, ये याद रखना, बड़ा काम आएंगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मार्क्स दिलवाएंगी या कटवाएंगी, आर या पार। बात समझ आई, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में वर्ड यूज़ हुआ है अप्रूवल, और रीजनल डायरेक्टर के बारे में ये वर्ड यूज़ हुआ है कन्फर्मेशन। सर दोनों में फ़र्क क्या है, एब्सोल्युटली कोई फ़र्क नहीं है, बस सेक्शन अलग, अथॉरिटी अलग, तो वर्ड अलग, बस इतना सा खेल है और कुछ नहीं है। कॉपी ऑफ अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को बिल्कुल सेम शब्द रीजनल डायरेक्टर वाले भी थे, 30 दिन, और आरओसी रजिस्टर करेगा सेम विद इन 30 डेज। लो जी, अब यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है कि जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन दोगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत पता क्या होती है, मुझे डर होता है कि क्रेडिटर का इंटरेस्ट इम्पैक्ट होगा। कैसे, देखो आप ना कभी भी कंपनी के ऊपर केस फाइल करना चाहते हो आप अगर किसी भी कंपनी के ऊपर केस फाइल करना चाहते हो तो केस फाइलिंग केवल तभी हो सकती है, अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर केस फाइल करना चाहते हो तो केस फाइलिंग केवल तभी हो सकती है जब आप क्या करोगे जी, जब आप पहले कंपनी के ऊपर केस फाइलिंग केवल वहीं हो सकती है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। अब सोच के देखो, आप कंपनी के क्रेडिटर हो, ठीक है, आप कंपनी के ऊपर केस फाइल कहाँ कर सकते हो, जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। आज वो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करके कंपनी स्टेट चेंज कर रही है, यानी कि यूपी के क्रेडिटर थे कंपनी के, आज कंपनी यूपी को छोड़ के चेन्नई में जा रही है, तो भैया क्रेडिटर के लिए दिक्कत होगी कि नहीं, यस। तो इसलिए कंपनी, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और क्रेडिटर की मीटिंग बुलाकर या तो उनकी कंसेंट ले लो, या फिर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड कर दो, या फिर उनको पेमेंट कर दो, उनकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दो। ये तीन में से एक काम कंपनी तुम्हें जरूर करना पड़ेगा, और जब तक तुम ये काम नहीं करोगे,
जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुम्हें अप्रूवल नहीं देगी। बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट शुड सेटिस्फाई इटसेल्फ। किस लिए कि या तो कंसेंट ऑफ क्रेडिटर आ चुकी है, या सिक्योरिटी दे चुका है क्रेडिटर को, या फिर डिस्चार्ज ऑफ देयर डेट हो चुका है। जी क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरे का पूरा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज था। अब हम आगे आते हैं, तो आगे है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है जी? ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें कंपनी का क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी का जन्म हुआ है, और एक होता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंटल मतलब वो ऑब्जेक्ट जो कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में मदद करेगा। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट और एक होता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब क्या ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? पहली बात, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर मैं दो केसेस बांट सकता हूँ। पहला, वो कंपनी जिसने कि पब्लिक से पैसा उठाया है, मतलब लिस्टेड कंपनी, और वो कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा नहीं उठाया है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी। जी, अनलिस्टेड कंपनी अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में करना चाहती है तो कर तो सकती है, मगर उसके लिए उसको अपना आर्टिकल फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वो A to Z सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर लिस्टेड कंपनी अगर कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहती है तो इसका प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो हम प्रोस्पेक्टस में सेम एज सेक्शन 27 पढ़ेंगे। क्या होगा प्रोसीजर? लिस्टेड कंपनी अगर ऑल्ट्रेशन करना चाहती है तो पहली बात, ये जो SR पास होगा वो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। दूसरी बात, जो भी ऑब्जेक्ट करेगा उसे डिसेंटिंग शेयर होल्डर कहा जाएगा, और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक सम्मानजनक विदाई दी जाएगी। सम्मानजनक का मतलब क्या? फूल बरसाए जाएंगे? नहीं, बाहरों फूल बरसाओ। सम्मानजनक विदाई का मतलब है कि उन्हें एक एप्रोप्रिएट प्राइस पर पे किया जाएगा। एप्रोप्रिएट प्राइस कैसे निकलता है? वो सभी की गाइडलाइन से उनके अनुसार निकलता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगली बात, ये किन कंपनी के लिए है? ये उन कंपनी के लिए है जिन्होंने पब्लिक का पपलू बनाया है। कैसे पपलू बनाया है? इन्होंने पब्लिक से पैसा रेज किया। से फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम था पोपली गारमेंट्स। मैंने कहा जी मैं कपड़े बनाऊंगा। तुमने कहा भाई पोपली इतने एग्जांपल लेता है पोपली गारमेंट्स के, लग रहा है कंपनी तो सॉलिड होगी। भाई साहब बंदा ही इतना सॉलिड है, जिम में देखा है हमने इसके 6 पैक एब, और गजब होगा ये तो। खैर तुमने कहा लगाओ पैसा, जम के पैसा लगाया। मुझे पोपली गारमेंट्स के लिए 1000 करोड़ चाहिए था। 600 करोड़ रुपए मैं स्पेंड कर चुका था, 400 करोड़ रुपए अभी और भी बचा था। अब मैंने कहा और कुछ नहीं होता, अब ऑब्जेक्ट गारमेंट्स में जितना लगाना था लगा दिया, अब मैं स्टील में लगाना चाहता हूँ। गारमेंट का स्टील से क्या रिलेशन? दूर दूर तक नहीं भाई। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता ना कि मैं अब स्टील के कच्चे बनाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्टील के कच्चे तो बन नहीं सकते। तो अब ये तो दिक्कत है। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट अचीव करना चाह रहा हूँ? यस। किससे? उसी पैसे से जो मैंने पब्लिक से रेज किया था, ये बताकर कि मैं गारमेंट्स के लिए रेज कर रहा हूँ, उसमें से अनयूटिलाइज पोर्शन में से अगर अब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट में पैसा लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले SR पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के थ्रू, फिर उसके बाद डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं क्यों SR पास कर रहा हूँ इसका रीज़न न्यूज़पेपर में मुझे पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी विच रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बट अभी भी अनयूटिलाइज पैसा पड़ा है, तो उसको ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी। क्या चीज़ें? SR पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को दी जाएगी, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होगा कि हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। व्हेन ऐसे पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन मतलब एक होगा इंग्लिश में और एक होगा वर्नैक्युलर में। ठीक है, कहाँ कौन से एरिया के? जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है ना, वहाँ का। अच्छा, और ये जो है प्लेस किया जाएगा वेबसाइट ऑफ द कंपनी पर भी, और मतलब पूरा जस्टिफिकेशन दिया जाएगा कि हम क्यों ऐसा करने जा रहे हैं ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन वगैरह में। ठीक है, चले
अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद उसकी कॉपी आप आरओसी को सबमिट कर देंगे। आरओसी जो है इस ऑल्ट्रेशन को रजिस्टर्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑन सर्टिफिकेट इशू कर देगा रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, मतलब मैं रजिस्टर्ड करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, आरओसी इसका सर्टिफिकेट इशू कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एसआर। 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ द पासिंग ऑफ द एसआर वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो ऑल्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन टू हैव एनी इफेक्ट अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द आरओसी। अब ध्यान रखना, जब तक आरओसी ये सर्टिफिकेट इशू नहीं कर देता, किस चीज का, नए ऑब्जेक्ट का, जब तक आरओसी की तरफ से ये सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाता तब तक क्या कंपनी तुम नया ऑब्जेक्ट अपना सकते हो? बोलो हाँ या ना। तब तक कंपनी क्या तुम नया ऑब्जेक्ट अपना सकते हो? बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर कंपनी फिर भी जिद्दी है, उसने कहा ऐसी तैसी कराओ, हम तो नया ऑब्जेक्ट जल्दी से अपनाएंगे, भाई अजीब जबरदस्ती है ये तो, तुम्हें मना कर रहे हैं फिर तुम कह रहे हो हम अपनाएंगे। यहां हुआ ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। बाय एसआर लिखना मत, यहां एसआर सबमिट हुआ, आरओसी, यहां रजिस्ट्रेशन हुआ बाय आरओसी। बट वो कहते हैं ना, कंपनी के अंदर ना ये था, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका एक लंबा सा मुंह होता है, ऐसे जबान होती है, धरती पे चलता है, समझ गए होंगे है ना। यहां पर कंपनी ने न्यू ऑब्जेक्ट अपना लिया, क्या कंपनी तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस। समझ आया ना? कोई हाँ ना कोई ना। तो यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन हुए आप नया ऑब्जेक्ट अपना नहीं सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन हुए आप नया ऑब्जेक्ट अपना नहीं सकते हैं। चलो जी, अरे यहां तक मुझे डन का मैसेज दे दो भाई, दे दो भाई। हमें और जीने की चाहत न होती। हाँ जी, अगला क्लॉज है मेरा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या कहता है? इसमें कंपनी की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी आती है। अच्छा, दो कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर, क्या मैं कह सकता हूं हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी जितने उसके पास शेयर्स हैं इनटू नॉमिनल वैल्यू तक? बोलो ना हाँ, यस। अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी जितना वो चौधरी बना है, मतलब जितना वो उसने गारंटी दी है, जितने तक उसने गारंटी दी है। कहाँ गारंटी दी है भाई? ऐसी कंपनियों में मेंबर गारंटी देता है ना कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, तो फिर वाइंडिंग अप में कंपनी के क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए मैं दीनानाथ चौहान पैसे लेके आऊंगा, तो लाने पड़ेंगे ना। तो अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। अच्छा, यहां पर पैसा कब लाना पड़ता है? यहां पर पैसा कब लाना पड़ता है? वाइंडिंग अप के टाइम पर। वाइंडिंग अप के टाइम पर मान लीजिए अगर मेंबर अपनी मेंबरशिप बेच चुका था, नए मेंबर के पास जा चुकी थी, बट नया मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया था, अब क्या होगा? ध्यान रखना, अगर पुराना मेंबर, अगर उसने मेंबरशिप बेची है और अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ तो वो लायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है, मुझे लगता है कि यहां पर दाल में काला है। हैं जी? हैं? कैसे? कैसे? लॉ कहता है, मैं बताता हूं ना कमाल कर दिया तुमने, मैं बताता हूं। लॉ कहता है दाल में काला ऐसा है कि बेटा तू मुझे पहले एक बात बता, तूने मेंबरशिप बेची और 1 साल में कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं तुझे पहले से सब कुछ पता था? चांसेस तो इसी के हैं भाई। जहाज में जब आग लगती है तो सबसे पहले पायलट को पता लगता है, और पायलट की संभावना है कि वो सबसे पहले कूद जाए। अब ये घटना हुई थी
भाई साहब मैं तो सुन के हैरान था, मैं कहा कमाल हो गया। कोरोना जिन दिन अपने पीक पे था ना, तो वहाँ एक पैसेंजर आया होगा, प्लेन पे चढ़ा होगा। अच्छा वैसे तो फ्लाइट सारी बंद थी जब कोरोना अपने पीक पे था, बट जैसे ही चालू हुई तो एक पैसेंजर चढ़ा, आगे की सीट पे बैठा हुआ, उसने छींक मार दी। जैसे ही उसने छींक मारी, पायलट वहां से कॉकपिट से आगे कूद गया, जहाज से कूद के भाग गया। ओ भाई साहब पूरे फ्लाइट को खाली कराया गया, स्प्रे किए गए, एक छींक का कमाल था ये, एक छींक का। तो मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि भैया पहले ही उसे पता होता है? यस, तो शायद तुम्हें भी पहले पता हो, तभी तुम पहले भागे हो। तो इसलिए 1 साल तक तुम लायबल रहोगे। अगर तुम्हारे मेंबरशिप छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता था। बात समझ आई? अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, किस तरफ? to the assets of the company in the event of the winding up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for the payment of the debt and liability of company and to the cost, charges and expenses of the winding up. समझ आया? एंड एडजस्टमेंट ऑफ द राइट ऑफ द कंट्रीब्यूटरी अमंग देमसेल्फ, मतलब जितना लाइबिलिटी आप पे होनी है वो एडजस्टमेंट ऑफ द राइट अमंग देमसेल्फ का मतलब है कि सबसे पहले मैं लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी यानी कि जो आज के डेट में वर्तमान में उनसे रिकवर करूंगा, अगर ना कर पाया तो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी से रिकवर करूंगा। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। जब मैं कैपिटल क्लॉज की बात करता हूं ना, तो कैपिटल क्लॉज से मेरा मतलब होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। दोबारा बोलता हूं, कैपिटल क्लॉज से मेरा मतलब होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। और जब मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल कहता हूं और कैपिटल क्लॉज कहता हूं, तो इसमें 3 पॉइंट आने चाहिए। कैपिटल क्लॉज में 3 पॉइंट। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ authorized share capital. Number of shares into nominal value is equal to amount of authorized share capital. अब ध्यान रखना, इन तीनों से मिलकर बनता है कैपिटल क्लॉज। इन तीनों में से अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी एलिमेंट ऊपर या नीचे हुआ, या तो ऊपर या नीचे हुआ, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ऑल्ट्रेशन इन द कैपिटल क्लॉज। जो ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज मैंने शेयर्स में लिखवाया होगा, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल मैंने शेयर्स में लिखवाया होगा, ठीक है ना? तो दोबारा बोलता हूं, इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन अगर तो हुई ऊपर या तो हुई नीचे, तो उसे मैं क्या कहूंगा? ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज। दोबारा बोलिए, कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन मतलब कैपिटल क्लॉज में कौन सी कैपिटल आती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आती है। कौन सी कैपिटल आती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आती है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन है दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने का प्रोसीजर क्या होता है? ओके, क्या प्रोसीजर होता है जी? सबसे पहले अगर आप कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल के अंदर ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। किसके अंदर ऑथराइजेशन लेना पड़ता है? आर्टिकल के अंदर, ठीक है? दूसरी बात, ऑल्ट्रेशन जो होगा वो केवल स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए हो सकता है। मैंने कहा जी कैपिटल क्लॉज को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, बोलो ना? हाँ, एक नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू में अमाउंट। अगर इन तीनों में से कोई भी ऊपर या नीचे हुआ, कोई भी उत्ते या थल्ले होया, तो फिर उसे हम ऑल्ट्रेशन कहते हैं। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते, बोलो हाँ। तो अब ये ऑल्ट्रेशन कब कब हो सकता है देखते हैं। पहला, इंक्रीज ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर। जब जब कंपनी शेयर्स, नए नए शेयर्स इशू करती है। अच्छा, कंपनी नए शेयर्स कैसे इशू कर सकती है भाई साहब? फर्दर इशू आ सकता है, जी हाँ। राइट इशू आ सकता है, हाँ भाई हाँ। बोनस इशू आ सकता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? चले, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक पूछता है टेस्ट का क्या हुआ वेडनेसडे वाला? अच्छा, मैंने क्या आज तक या एनडीटीवी पे आके बताना था कि टेस्ट अपलोड हो गया? नालायक, अपलोड कर दिया है, बच्चों के रिप्लाई तक आ गए हैं। बताओ। सेकंड पॉइंट,
कंसोलिड जिनका आगे सब्जेक्टिव टेस्ट जो देना चाहते हैं, टेस्ट अपलोड हो चुका है, टेस्ट देखिए और आंसर फटाफट सबमिट कीजिए, संडे को टेस्ट कॉपी सबमिट चेक होंगी। अच्छा, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इनटू द शेयर ऑफ द लार्जर अमाउंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शेयर्स कितने हैं, 1,00,000 शेयर्स हैं। अच्छा, मान लीजिए नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1 रुपया, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 रुपये। अब देखते ही लग रहा है यार ये तो कोई चोर कंपनी ना हो, क्यों? क्योंकि 2, 4, 5 रुपए वाले शेयर तो वैसे खतरनाक श्रेणी में आते हैं। तो क्या देख के लग नहीं रहा कि ये खतरनाक कंपनी होगी? लग रहा है। और जबकि कंपनी आप जानते हो बड़ी चरित्रवान, बड़ी पवित्र, बड़ी गंगा में नहाई हुई है। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए? तो पब्लिक की नज़र में इस शेयर को अच्छा बनाने के लिए कितना अच्छा होगा अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मार्केट वैल्यू हो गई 20, नॉमिनल वैल्यू हो गई 10 और नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स जो हो गए वो रह जाएंगे कम। कितने रह जाएंगे? 10,000। बन गई बात। तो यानी कि शेयर की नॉमिनल वैल्यू को बढ़ा दिया, शेयर की नॉमिनल वैल्यू को बढ़ा दिया, तो इसे कहा जाता है कंसोलिडेशन। अब इसका उल्टा जब कर दें तो उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ शेयर या सब डिवाइडिंग द शेयर। ठीक है जी, आगे बढ़ें। एक चीज ध्यान रखना, अभी तक क्वेश्चन ये तो आया है कि ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज किन किन परिस्थितियों में नहीं हो सकता है, परंतु अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जो ये प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विच रिजल्ट इन चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर शेल टेक इफेक्ट unless it is approved by the tribunal on an application made in the prescribed manner। what does it mean? ध्यान से समझना। देखो जी, अगर मैं कहूं कंसोलिडेशन हो रहा है या सब डिवीजन हो रहा है, कंसोलिडेशन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे क्योंकि नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाती है, सब डिवीजन में नॉमिनल वैल्यू कम हो जाती है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। यही होगी कैलकुलेशन। ओके अब बड़ी सीधी सी बात है, तो क्या मैं कह सकता हूं वोटिंग पावर सबकी सेम रहनी चाहिए? यस, वोटिंग पावर सबकी सेम रहनी चाहिए क्योंकि सबके शेयर कम होंगे या ज्यादा होंगे तो सबके बराबर रहनी चाहिए। ओके, बट अगर कंपनी निकली शरारती और कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने कहा कि इस कंसोलिडेशन या सब डिवीजन का रिजल्ट ये होगा कि आपकी वोटिंग पावर में चेंज हो रहा है। अब होना तो नहीं चाहिए, बट अगर चेंज हो रहा है तो कंपनी तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि कंसोलिडेशन और सब डिवीजन के कारण अगर वोटिंग पावर में चेंज हो रहा है तो ऐसा करने से पहले कंपनी तुम्हें ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बोलो ना हाँ। आगे कैंसलेशन ऑफ अनइशूड शेयर कैपिटल। से फॉर एग्जांपल पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 50 लाख शेयर मार्केट में इशू किए। अच्छा, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए वो थे 48 लाख शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, वो तो अचीव हो गया था, तो 2 लाख शेयर अनसब्सक्राइब रहे। अब सोचो ना, मैं कितना बड़ा चौधरी बन के मार्केट में गया था कि मैं जाऊंगा, पागल हो जाएंगे स्टूडेंट, ओए पोपली आया भाई सब पागलों की तरह शेयर के ऊपर टूट पड़ेंगे। और तुम लोगों ने 50 लाख शेयर भी अप्लाई नहीं की, ओवर सब्सक्राइब तो होना दूर की बात है, 50 लाख शेयर की भी एप्लीकेशन नहीं आई, मुश्किल से 48 लाख शेयर की आई। कमाल हो गया भाई साहब। तो 2 लाख शेयर्स जो अनसब्सक्राइब रहे, यहां चोट पहुंची है यहां। तो अगर यहां चोट पहुंची है तो मैंने क्या कहा, जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। मतलब अब ये अनसब्सक्राइब पोर्शन को आज के बाद मैं इशू नहीं करूंगा, यहां चोट पहुंची है। तो इसलिए ये जो 2 लाख अनसब्सक्राइब पोर्शन रहा है, आज के बाद इस 2 लाख अनसब्सक्राइब पोर्शन को अब मैं कभी इशू ही नहीं करूंगा। इसे कहते हैं कैंसलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल, या डिम्यूनिशन भी कहते हैं, इसे डिम्यूनिशन भी कहते हैं और कैंसलेशन भी कहते हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो कैंसलेशन ऑफ अनइशूड शेयर कैपिटल, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। ओके, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, क्या मतलब है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा का? देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है। जब मैं शेयर्स की बात करता हूं तो शेयर्स का मतलब है, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹10 लाख। ला 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 ला। हाँ जी, समझ आया? अगर मैं ऐसा कर दूं कि केवल शेयर्स को अमाउंट में डील करवाऊं, यानी कि अगर मैं कहूं कि नथुलाल जी आपके पास कितने शेयर हैं और नत्थू जी मुझे कहें कि जी मेरे पास तो 10 लाख शेयर हैं,
मैं कहूँ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो कहिए मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा कितने रुपए का हर शेयर है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास अमाउंट में 10 लाख रुपए के शेयर हैं। यानी कि ना नंबर ऑफ शेयर्स का पता, ना अमाउंट का पता, केवल कैपिटल टर्म्स में शेयर्स रुपीस टर्म्स में डिनोट हो रहे हैं, तो फिर इन्हें कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। इससे फायदा क्या मिलता है? क्या मैं कह सकता हूं शेयर्स अब फ्रैक्शंस में भी डील हो सकते हैं, 2.5 रुपए के शेयर देना, 3.5 रुपए के शेयर देना, 15 रुपए के शेयर देना, 13 रुपए के शेयर देना, क्या ये पॉसिबल है? ये फ्रैक्शन में डीलिंग हो सकती है। ठीक हो गई इतनी बात। और भी फायदे शेयर्स एंड स्टॉक के डिफरेंस में जब करेंगे तब जाके करेंगे। तो फिलहाल क्या मैं कह सकता हूं कि जब आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नॉमिनल वैल्यू नाम का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ता है, यस। नंबर ऑफ शेयर्स नाम का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ता है, यस। शेयर्स केवल और केवल अमाउंट में डील करते हैं, द आंसर इज हाँ। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। डन का मैसेज मिल पाएगा या मिलने में दिक्कत आएगी? कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल भी हो गया और कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा भी हो गया। अगली बात, जब जब आप ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज करते हो कौन सा रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और साथ में इंटीमेशन टू आरओसी दे देना विद इन 30 डेज जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास कर लोगे। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो इंटीमेशन दे देना किसको? आरओसी को। कोई दिक्कत नहीं आता? आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, और अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायरस का मतलब होता है पावर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर का सिद्धांत। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो कि बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी है तो उसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। अगर कोई भी काम अल्ट्रा वायरस है, ध्यान रखना, अगर कोई भी काम अल्ट्रा वायरस है तो वो 3 कैटेगरी में फॉल कर सकता है। पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप इसे अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कह सकते हो या फिर अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी भी कह सकते हो। दोनों में से कुछ भी नाम दे दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आगे अब अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम या अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा काम जो कि आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा नहीं था परंतु फिर भी आपने कर दिया। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी केवल गारमेंट्स बना सकती है, बट आपने स्टील का काम कर दिया। कंपनी केवल गारमेंट्स बना सकती है, आपने केमिकल का काम कर दिया। कंपनी केवल गारमेंट्स बना सकती है, आपने रेस्टोरेंट खोल दिया। क्या ये गलत नहीं है? गलत है कि नहीं? यस। तो क्या इस तरीके का काम जो कंपनी ने किया है ये अल्ट्रा वायरस है? यस। अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम है या अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी है, दोनों में से कोई भी नाम कह सकते हो। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो वो पूरी तरह से वॉइड होगा, पूरी तरह से वॉइड होगा। कंपनी इस तरीके के एक्ट से लायबल नहीं होगी, कंपनी इस तरीके के एक्ट से लायबल नहीं होगी। और अगर पूरे सारे के सारे शेयर होल्डर मिल भी जाएं तो भी इस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। सारे के सारे शेयर होल्डर मिल भी जाएं तो भी इस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। मतलब दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय इवन बाय द होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे फिर आता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कंपनी का कि कंपनी अगर लोन लेना चाहती है तो वो लोन वैलिड होगा अगर डॉक्यूमेंट पे 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, D1 एंड D2। ठीक है, मिस्टर राम ने कंपनी को लोन दिया, यानी कि लोन दिया किसको? कंपनी को। अच्छा, गड़बड़ क्या हुई कि जिन डायरेक्टर्स ने साइन किए ना उनके नाम थे D3 एंड D4। ओ माय गॉड, क्या मैं कह सकता हूं आर्टिकल में लिखी गई बात से परे चले गए? यस। क्या मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल, जी संजोग जी आप रेफर कर सकते हो। हाँ जी, आर्टिकल में लिखी गई बात से आप परे निकल गए हो? यस। जब जब आप आर्टिकल में लिखी गई बात से परे निकल जाओगे, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल। क्या कहते हैं इसे? अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल का एक फीचर है, वो क्या? ये पूरी तरह से वॉइड नहीं होता। तो फिर ये क्या होता है? ये इनवैलिड होता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवैलिड एंड वॉइड?
वॉइड का मतलब है कि ये बेकार है, इसका कुछ नहीं होता, हर हर गंगे, कुछ नहीं हो सकता। बट इनवैलिड का मतलब है कि अभी ये इनवैलिड है मगर इसको वैलिड बनाया जा सकता है। अच्छा, तो क्या इसको वैलिड बनाया जा सकता है? यस। कैसे? सोचो ना, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि लोन डॉक्यूमेंट पे D1 D2 साइन करेंगे, एक्चुअल में D3 D4 ने साइन किया। अगर आर्टिकल में चेंज करके मैं अगर D1 D2 की जगह D3 D4 कर दूं तो बात तो बन गई, फिट हो गया फॉर्मूला। क्यों? बोलो ना। हाँ, क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि अगर आर्टिकल में चेंज कर दिया जाए तो इसे कहते हैं, अच्छा, कब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आर्टिकल में चेंज कर रहे हो? बैक डेट से चेंज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। तो अगर रेटिफिकेशन कर लिया जाए आर्टिकल में चेंज करके, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाया जा सकता है? यस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनवैलिड, नॉट वॉइड। ये सेम कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में भी था, अगर आपको याद हो। तो हमने कहा एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल, तो फिर ये पूरी तरह से वॉइड नहीं होते। दिस कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। अगर एक्ट रेटिफाई हो जाता है तो कंपनी बाउंड हो जाती है इस एक्ट के द्वारा। क्लियर हो गई इतनी बात भी? और आगे बढ़े, फिर आता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर्स। जहां डायरेक्टर्स अपनी पावर्स को एक्सीड कर जाते हैं उसे कहते हैं अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर्स। से फॉर एग्जांपल, आर्टिकल कहता है जी कंपनी बोरो कर सकते, डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं, डायरेक्टर्स कैन बोरो अप टू कितना, 100 करोड़ रुपए तक डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी बोरो कर रखा था 80 करोड़ रुपीस, ठीक है। आज राम ने जब लोन दिया तो उन्होंने राम से एडिशनल लोन लिया 50 करोड़ रुपए का, और पावर क्योंकि 100 करोड़ थी और यहाँ पे 80 + 50 130 हो रहा था। मेंबर की अप्रूवल नहीं ली गई, जबकि 100 करोड़ से ऊपर मेंबर की अप्रूवल चाहिए थी। डायरेक्टर्स की पावर केवल 100 करोड़ तक थी, बट डायरेक्टर्स ने राम को यह बताया नहीं कुछ भी और 130 करोड़ का लोन ले लिया। अब राम को क्या पता भाई, राम तो पूछ रहा था कि कोई एग्जिस्टिंग बोरोइंग, डायरेक्टर ने कहा नहीं है, डायरेक्टर्स ने कहा नहीं है, तो राम को कैसे पता लगेगा? राम के पास तो कोई जरिया नहीं है पता लगाने का, तो राम ने उठा के लोन दे दिया, ठीक है। तो अब सवाल उठा, क्या डायरेक्टर्स ने गलत किया? हाँ, अपनी पावर को एक्सीड किया, यस। बट क्या ये पूरी तरह से वॉइड है? नहीं, ये इनवैलिड है। वैलिड बनाया जा सकता है, हाँ। सोचो कैसे? अगर आर्टिकल में चेंज करके इनकी पावर को बढ़ा के 200 कर दें, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी पूरी तरह से वॉइड नहीं है और रेटिफाई किए जा सकते हैं पूरी शेयर होल्डर के द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। और अगर एक बार रेटिफाइड हो गए तो कंपनी क्या लायबल हो जाती है? द आंसर इज यस, कंपनी लायबल हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी हमारा सेक्शन 10 जो कहता है बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है कि देखो जी, ऐसा है कि अगर कंपनी कभी भी रजिस्टर्ड होती है तो 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं और उनके थ्रू कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है ना, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। और दूसरी बात, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं कंपनी को लायबल ठहराते हैं, किसको? अपने मेंबर को। यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई हर बात से कंपनी लायबल होगी अपने मेंबर्स को और मेंबर्स लायबल होंगे कंपनी को। बाय गॉड, अच्छा, हाँ। तो यानी कि बाइंडिंग फोर्सेस का मतलब है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे बिटवीन द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इट मींस कंपनी लायबल टू द मेंबर्स एंड मेंबर्स आर लायबल टू द कंपनी। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे जब मैं कहता हूं मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी, तो मेंबर्स कंपनी को लायबल है, यस। केस लॉ का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अब इंस्टीट्यूट ने हटा दिया ये केस लॉ, अब रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना लिख देना, मेंबर्स आर लायबल टू द कंपनी। सिमिलरली कंपनी लायबल टू द मेंबर्स, द आंसर इज यस, कंपनी लायबल टू द मेंबर्स। द कंपनी इज लायबल टू द मेंबर्स, यानी कि जो भी आर्टिकल में लिखा है। से फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आर्टिकल में लिखा है कि कभी भी कंपनी के पास अगर ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देगी। अब एक पार्टिकुलर ईयर में कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ बट कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, बल्कि कंपनी ने अपने मेंबर्स को डिबेंचर्स दे दिया। कंपनी ने अपने मेंबर्स को डिबेंचर्स दे दिए। क्या ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या कंपनी अगर आर्टिकल में लिखा था कि आप डिविडेंड दोगे तो आपको डिविडेंड ही देना चाहिए था? हाँ। तो क्या गलत किया कंपनी ने? द आंसर इज यस। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर, मैंने कहा
मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी गई बात एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है, बट किसके बीच में? कंपनी और मेंबर के बीच में। यानी कि कंपनी लायबल है मेंबर को, मेंबर लायबल है कंपनी को, कंपनी लायबल है मेंबर को, मेंबर लायबल है कंपनी को। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, मगर ध्यान रखना आर्टिकल में लिखी गई बात कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट करती है बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। हालांकि ये बात अब लॉ मेकर ने आपके स्टडी में है नहीं, बट फिर भी इसकी नॉलेज जरूर लेके जाना। लॉ में लिखी गई बात कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है बिटवीन अ कंपनी एंड आउटसाइडर। अब ये एलए का केस हुआ था, ये भी याद करने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी एक समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में थोड़ा सा एडिशनल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या था, एलए ना कंपनी का एडवोकेट था। आर्टिकल में लिखा था कि एलए हमारा लाइफ टाइम सॉलिसिटर रहेगा, यानी कि पूरी जिंदगी के लिए एलए ही हमारा सॉलिसिटर यानी कि वकील रहेगा। 6 महीने हुए थे कि कंपनी ने एलए को धक्के मार के भगा दिया। एलए ने कोर्ट में केस किया तो केस बना एलए वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कोर्ट में एलए का कहना था जज साहब इन्होंने तो मजे ले लिए मुझसे। जज ने कहा ओहो अच्छा कैसे? एलए ने कहा सर देखो ना आर्टिकल में लिखा था कि मैं लाइफ टाइम का सॉलिसिटर रहूंगा, मगर फिर भी इन्होंने मुझे निकाल दिया। जज ने कहा एलए कहाँ लिखा था ये बात कि तू लाइफ टाइम का सॉलिसिटर रहेगा? एलए ने कहा सर जी कमाल कर दिया आपने, आर्टिकल में लिखा है। तो जज ने कहा बेटा सेक्शन 10 नहीं देखा तूने? सेक्शन 10 में लिखा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केवल कंपनी और मेंबर के बीच में होता, आउटसाइडर के बीच में नहीं होता, अगर वो आर्टिकल में लिखा है। तो एलए ने कहा सर मुझे क्या करना चाहिए था? जज ने बताया अबे नथुलाल तुझे करना ये चाहिए था कि तू एक आर्टिकल में ये बात ना लिखवाता, बल्कि एक सेपरेट एग्रीमेंट करता कंपनी के साथ जिसमें लिखवाता कि मैं लाइफ टाइम सॉलिसिटर हूं। तूने वो नहीं किया, तूने तो आर्टिकल के भरोसे बैठ गया, और आर्टिकल तेरे और आउटसाइडर के बीच, कंपनी और आउटसाइडर के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता ही नहीं है। समझ आया? चले, फिर है जी कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रिंसिपल कहता है कि देखो जी हर वो व्यक्ति जो कंपनी से डील करेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो व्यक्ति कंपनी का आर्टिकल और कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ के आएगा। अगर उस व्यक्ति ने कंपनी का मेमोरेंडम या कंपनी का आर्टिकल पढ़े बिना कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ, तो फिर ध्यान रखना उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि ये डॉक्ट्राइन कंपनी के फेवर में बात कर रहा है, आउटसाइडर के अगेंस्ट में बात कर रहा है। आउटसाइडर की एक ड्यूटी लगा रहा है कि बेटा कभी भी कंपनी से डील करने आओगे तो कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ के आना, बिना मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़े बिना कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मत करना। समझ आया? रियल घटना थी कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस राम मूर्ति। केस का नाम याद रखना है, और याद रख लो तो अच्छा है, क्योंकि यही का यही केस आप रेफर करोगे कहां पर? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर भी। तो अगर याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए याद कर सकते हो। ठीक है ना? आगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट कहां? कंपनी के अगेंस्ट काम करता है और आउटसाइडर के फेवर में काम करता है। ये क्या कहता है? ये कहता है देखो जी ऐसा है, कुछ होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट, कुछ होते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब जिसकी एक्सेस आउटसाइडर्स को अवेलेबल होती है, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लाइक जनरल मीटिंग के मिनट्स, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिनकी एक्सेस सबको होती है। अब होते हैं कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिनकी एक्सेस किसी को नहीं होती। फॉर एग्जांपल कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसकी हम एक्सेस किसी को नहीं देते हैं। ठीक है? अब कई बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कंपनी से सीक्रेट डॉक्यूमेंट मांगता है, बट कंपनी कहती है सीक्रेसी का हवाला देते हुए कि हम इसको आपको नहीं दे सकते, हम आपको इसको अवेलेबल नहीं करा सकते। तो इसलिए लॉ कहता है आउटसाइडर को कि चिंता मत कर, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट चाहिए और कंपनी तुझे अवेलेबल नहीं कराती है, तो हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यानी कि चाहे बेशक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और हर व्यक्ति को उनकी जानकारी होनी चाहिए, परंतु अगर व्यक्ति कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो इस पे सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसे फिर बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मिलता है। जैसे रॉयल ब्रिटिश बैंक और टर्कवैंड के केस में क्या हुआ था कि मिस्टर टर्कवैंड ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को लोन दिया था। रॉयल ब्रिटिश बैंक को लोन
दिया तो डायरेक्टर्स की पावर थी केवल 100 करोड़ तक, और उससे ऊपर जो है उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए थी। अब जब टर्कवेंट ने लोन दिया 50 करोड़ का, तो एग्जिस्टिंग बोरोइंग उस टाइम ऑलरेडी 80 करोड़ की थी। तो टर्कवेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा कि मुझे ये बताओ कि मैं 50 करोड़ देने जा रहा हूं, तुम्हारी पावर 100 करोड़ तक है, क्या तुम्हारी कोई एग्जिस्टिंग बोरोइंग है? उन्होंने कहा मम्मी कसम टर्कवेंट कोई बोरोइंग नहीं है। टर्कवेंट बेचारे ने एडिशनल लोन दे दिया, जबकि कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरोइंग 80 थी, प्लस 50 और हो गया, 100 क्रॉस हो गया। तो टर्कवेंट के साथ गलत हुआ ना? यस। अब सवाल उठा, टर्कवेंट क्या तुम्हारे पास कोई जरिया था ये पता लगाने का कि कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितनी है? कोई नहीं था। क्यों? कैसे नहीं था? होना चाहिए था ना। कहां से पता लगाता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कभी पता नहीं लगता बोरोइंग का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एज ऑन द पार्टिकुलर डेट होती है। तो ये चीज केवल और केवल कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर पता लगती है कि एग्जिस्टिंग कितनी है। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट सीक्रेट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक है। ठीक है, तो टर्कवेंट को एक्सेस नहीं थी तो उसे पता नहीं लग सकता था, तो इसलिए यहां पर टर्कवेंट को बेनिफिट दिया गया। पहली बार यह केस हुआ। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर ने कहा हम टर्कवेंट के पैसे वापस नहीं देंगे जब टर्कवेंट ने पैसे मांगे, और उल्टा उन्होंने ही टर्कवेंट के ऊपर केस कर दिया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। तो कंपनी को अल्टीमेटली पैसे टर्कवेंट को वापस देने पड़े। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलता है, यानी कि आउटसाइडर को बेनिफिट नहीं मिलता है। कब कब? पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, यानी कि जब जब आउटसाइडर को नॉलेज होती है कि हाँ गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, परंतु फिर भी वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। नेग्लिजेंस और सस्पिशंस अराउंड द ट्रांजैक्शन, जहां जब आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से कर रहे हो तो सामने ही, आपके सामने ही नेग्लिजेंस नजर आ रही है आपकी, या फिर आपके पास शक का मौका था परंतु आपने शक नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल में लिखा था 2 डायरेक्टर लोन लेने के लिए आएंगे, एक डायरेक्टर आया, आपने फिर भी लोन दे दिया। अबे ढक्कन, कम से कम इतना तो देख ले कि एक डायरेक्टर आया लोन देने, फिर भी लोन दे दिया। तो फिर आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी, आप नेग्लिजिएंट हो, आपको बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप बिना आर्टिकल के पढ़े हुए कंपनी से डील करते हो, अभी किया कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस राम मूर्ति, आपको बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। फोर्जरी के केस में भी बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड लिमिटेड, रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड लिमिटेड। चलो जी, पैरा नंबर 2.16, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम अभी तक मेमोरेंडम के बारे में, उसकी ऑल्ट्रेशन के बारे में तो समझ चुके हैं, परंतु अब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझना चाहते हैं। When I say आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जिनका पालन कंपनी को करना पड़ता है और उसके मेंबर्स को भी करना पड़ता है। मैं कह सकता हूं कि ये एक तरीके से मेमोरेंडम के छोटे भाई होते हैं, यानी कि ये मेमोरेंडम को अपना बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा भाई मानते हुए ये उसके छोटे भाई के रूप में काम करते हैं। जहां मेमोरेंडम फंडामेंटल कंडीशन को बताता है जिसके बेस पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, वहीं आर्टिकल जो है कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस को बताता है, यानी कि एक तरीके से कंपनी के मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता है। ये एक्सेप्ट भी करता है कि मेमोरेंडम मेरा बड़ा भाई है, और फिर डिफाइन करता है गवर्निंग बॉडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक होगी इतनी बात? चले फिर हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रेंचमेंट क्लॉज। जैसे एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका मालिक कौन हूं? मैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हूं? मैं। मेरे पास कंपनी के 60% शेयर्स हैं। कल को मैं शेयर्स इशू करता गया, प्रीमियम पे इशू करता गया, अपना घर भरता गया, इशू करता गया, घर भरता गया। अब आप में से कई कुछ लोग जो हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए बड़ी टक्कर के, परंतु मुझे एक डर था। वो डर ये था कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास 50% से कम शेयर रह जाएं, कल को कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास 50% से कम शेयर रह जाएं और उसका रिजल्ट क्या हो। हाँ जी
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास कल को 50% से कम शेयर रह जाएं और उसका रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट हो ये कि मेरे को ही निकाल दिया जाए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। तो एक तरीका तो ये है कि फिर आप एक काम कीजिएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। तरीका ये है कि आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। मगर मैंने कहा कल को मेरे पास इतने भी शेयर नहीं रहे कि मैं स्पेशल रेजोल्यूशन को रोक सकूं। फॉर एग्जांपल मेरी शेयर होल्डिंग अगर 25% से कम हो गई तो फिर तो मुझे फिर भी निकाल दिया जाएगा। अब इस डर का इलाज क्या है? इलाज ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अब ऐसी कंडीशन डाल दूं जो एसआर से भी ज़्यादा सख्त हो। अच्छा, कैसे? मैंने कहा जी अगर आप किसी डायरेक्टर को हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 90% शेयर्स इन फेवर चाहिए होंगे। अब मैंने ये ध्यान रखा कि पोपली चाहे तो उल्टा लटक जा, किसी भी हालत में तेरे पास 11% शेयर होने चाहिए। अब अगर 11% शेयर मेरे पास है तो फिर अगेंस्ट में कितने, मेरे खिलाफ कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 89, यानी कि किसी भी हाल में मुझे निकाला तो नहीं जा सकता। यस, जब आप इस तरीके की कंडीशन डाल देते हैं, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जो कि इतना ज्यादा सख्त होता है कि इससे कि इतना सख्त तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं होता, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा सख्त होता है ये। तो इसे अपन लोग रिट्रेंचमेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है जी। तो रिट्रेंचमेंट क्लॉज कब डाला जाता है? ये कंपनी के फॉर्मेशन पे भी डाला जा सकता है और कंपनी के फॉर्मेशन के बाद भी डाला जा सकता है। अच्छा, अगर आपने फॉर्मेशन पे डालना है तो कोई बात नहीं, आर्टिकल में डाल दो। बट अगर फॉर्मेशन के बाद डालना है तो अब डिपेंड करेगा कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक। अगर पब्लिक है तो एसआर, और अगर प्राइवेट है तो सारे मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं, चले। फिर आता है जी सेक्शन 14, जो बात करता है कि ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या आर्टिकल को ऑल्टर किया जा सकता है? द आंसर इज हाँ बाबा, हाँ। आर्टिकल को ऑल्टर किया जा सकता है, बट कैसे ऑल्टर किया जा सकता है? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आर्टिकल के ऑल्टरेशन के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आर्टिकल में कुछ क्लॉज लिखा है जिसके कारण कन्वर्जन हो रहा है कंपनी का। अच्छा, कन्वर्जन कंपनी का कैसे हो रहा है? फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक है ना? तो भी ऑल्ट्रेशन होगा क्या आर्टिकल का? द आंसर इज यस। अच्छा, सोचो ना क्यों ऐसा क्यों होगा कि जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट बनेगी तो ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल क्यों होगा? रीजन बताओ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो क्या इसके आर्टिकल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं? यस। कौन सी रेस्ट्रिक्शन होती हैं? जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दी जाती हैं। दोबारा बोलूं, अगर ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसके आर्टिकल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हाँ होती हैं। कौन सी? जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दी जाती हैं। जब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होगी तो क्या मैं कह सकता हूं वो 3 रेस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी? द आंसर इज यस, हटानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब आर्टिकल में चेंज होगा? यस, क्योंकि आर्टिकल में ही तो तीनों रेस्ट्रिक्शन होती हैं तो हटानी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाह रही है तो आर्टिकल में तीनों कंडीशन डालनी पड़ेंगी? द आंसर इज यस, डालनी पड़ेंगी। तो इसलिए ऑल्ट्रेशन तब भी होगी जब कन्वर्जन ऑफ कंपनी होगा फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट। ठीक है। अगली बात, जो भी ऑल्ट्रेशन करोगे आर्टिकल में, दोबारा बोलता हूं, जब भी ऑल्ट्रेशन करोगे आर्टिकल में तो उस ऑल्ट्रेशन को आरओसी के पास 15 दिन के अंदर अंदर आपने सबमिट करवा देना है। आगे, कभी भी आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन होगी ना तो वो बिल्कुल वैसी मानी जाएगी जैसे कि ये आर्टिकल के शुरुआत से ही है, कंपनी के शुरुआत से ही ये ऑल्ट्रेशन है। यानी कि कोई भी ऑल्ट्रेशन जो आर्टिकल में होगी वो उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है। ऑल्ट्रेशन सारी कॉपीज में नोट डाउन की जानी चाहिए। आगे फिर आता है हमारा सेक्शन 6, जो क्या कहता है? कहता है मान लीजिए एक्ट में लिखा है कुछ और आपके मेमोरेंडम में या फिर किसी एग्रीमेंट जो आपने एंटर्ड किया या जो रेजोल्यूशन आपने पास किया उसमें कुछ लिखा है कुछ और, तो अब जीतेगा कौन? द आंसर इज एक्ट। यानी कि एक्ट जब जब टकराएगा किससे? बोलो, मेमोरेंडम से, आर्टिकल से, एग्रीमेंट से, रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन किसका? मेंबर का या डायरेक्टर्स का? किसी का भी रेजोल्यूशन। तो जब जब आर्टिकल टकराएगा इन योद्धाओं से, जब जब आर्टिकल टकराएगा तब तब जीतेगा कौन? द आंसर इज आर्टिकल। जब जब आर्टिकल इनसे टकराएगा तब तक जब जब एक्ट टकराएगा, जब जब एक्ट इनसे टकराएगा किससे? दोबारा बोलो, मेमोरेंडम से, आर्टिकल से, एग्रीमेंट से, रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड या रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर, तब तब जीतेगा कौन? एक्ट जीतेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? बस इतना ही लिखा है। क्लियर हो गई इतनी बात? चले
रिपग्नेंट का मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट। तो कहता है एनी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन शेल टू द एक्सटेंट टू विच इट इज अपोजिट या फिर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्ट बिकम वॉइड। यानी कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये कौन कहता है? एक्ट कहता है। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो ना हाँ। कॉपीज ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, क्या मेंबर्स को मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की कॉपीज दी जानी चाहिए? यस, अगर वो मांगेंगे तो दी जानी चाहिए। वैसे तो कंपनी की पीडीएफ वो देख सकते हैं, पीडीएफ मांग सकते हैं, बट उन्होंने कहा ना ना ना, हमें तो फिजिकल कॉपी चाहिए। कईयों में होता है ना, कुछ ऐसा प्राणी होता है, देखो जिसके पाँव भी होते हैं, आगे एक बड़ा सा मुंह होता है, दो ऐसे निकल रहे होते हैं, तो समझ गए ना? हाँ जी। तो अगर मेंबर कहते हैं जी हमें तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर फिजिकल कॉपी देनी पड़ेगी कंपनी को? द आंसर इज हाँ। तो फिर कंपनी आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। कितने दिन में? विद इन 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द फीस। 7 दिन के अंदर अंदर, 7 days के अंदर अंदर कंपनी आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। क्या क्या? मेमोरेंडम, आर्टिकल और कोई भी एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन, जब भी मेंबर मांगेंगे, जब भी मेंबर मांगेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे अगर मान लीजिए कंपनी आपने डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी, याद है डेफिनेशन की थी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर की, तो पेनल्टी लगेगी कितना? 1000 रुपए हर दिन की। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी जाएगी? ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू, और 1 लाख रुपी विच एवर इज लेस। 1000 रुपए पर डे और 1 लाख विच एवर इज लेस। ध्यान रखना है, पेनल्टी याद करने वाली है, ये थोड़ी आ सकता है इस पे क्वेश्चन। सेक्शन 10A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की कैटेगरी में से आता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब समझना जी, याद करो अपने द्वारा किए गए अभी तक के कॉन्सेप्ट को। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति होता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होता है? वो व्यक्ति जो कि कंपनी के शेयर लेने का वादा करता है। कहां पर? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर जो शेयर लेने का वादा करता है। कब करता है ये वादा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद या इनकॉर्पोरेशन से पहले? द आंसर इज इनकॉर्पोरेशन से पहले। तो वो व्यक्ति जो कंपनी के शेयर लेने का वादा करे, कब? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो उसे क्या कहा जाता है? सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का दूसरा अर्थ है वादा करने वाला। वादा करने वाला। अच्छा, इसने वादा तो कर दिया, चौधरी तो बना नाना पाटेकर की तरह, फलाना डिबका, मतलब मैं लूंगा शेयर, मैं लूंगा शेयर। तो अब क्या शेयर इसे लेने भी पड़ेंगे? हाँ, लेने पड़ेंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। कितने दिन में? 180 दिन में। 180 दिन में। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जब आप YouTube पे गाते हो तो आपकी आवाज का लेवल ही अलग होता है। मैं जानता हूं, मैं डायरेक्ट गाने पे सीधा मुंबई में आ सकता हूं और मुझे तो सीधा 7वां 8वां राउंड मिलेगा, सेमीफाइनल से के नजदीक वाला। चले फिलहाल अगर इस सब्सक्राइबर ने 180 दिन के अंदर अंदर पैसा ना दिया तो गड़बड़ है। दूसरा, याद करो कि जब हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बना था तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में एक वेरिफिकेशन भी आया था, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। याद आया? तो अगर ये वेरिफिकेशन ना भी नहीं हुआ, कितने दिन में? 180 दिन में। यानी कि कंपनी अगर 180 दिन के अंदर ये 2 कंप्लायंस नहीं हुए, और तुम अगर कंपनी अगर ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर पा रहे हो बाय अ डायरेक्टर, आपके डायरेक्टर के द्वारा ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं हो पा रही है 180 दिन तक, किस बात की डिक्लेरेशन? कि सब्सक्राइबर पैसा ला चुका है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो चुका है। अगर ये डिक्लेरेशन आपके डायरेक्टर के द्वारा फाइल नहीं हो पा रही है तो फिर हर वो सब्सक्राइबर जिसने पैसा लाना था वो नहीं लाया, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ जी, क्या होना चाहिए? तो ऐसा है कि कंपनी तुम अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो कंपनी तुम अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बिजनेस शुरू करने के लिए, कंपनी का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या ये जरूरी कंडीशन है कि 180 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन फाइल की जाए, डिक्लेरेशन के अंदर लिखा जाए कि हमारे सब्सक्राइबर ने पैसा ला दिया है जो वादा किया था और वेरिफिकेशन हो चुका है। क्लियर हो गई बात? जब तक ये नहीं होगा तब तक कंपनी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती, ना ही कंपनी कोई बोरोइंग कर सकती है। ओके,
अगर हुआ कोई डिफॉल्ट, दोबारा बोलता हूं, अगर हुआ कोई डिफॉल्ट इसको कंप्लाई करने में, तो कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपए पर डे की पेनल्टी है और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी जा सकती है, 1,00,000 रुपए तक। तो ये भी पेनल्टी याद करने वाली है, ये भी पेनल्टी याद करने वाली है, ध्यान रखना। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, हमने एक छोटी सी तुम्हारे से रिक्वायरमेंट रखी कि आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है। अच्छा, आप वो डिक्लेरेशन ही फाइल नहीं कर पा रहे। आरओसी के एंगल से देखो, एक सबसे बड़ा शक उसके दिमाग में ये आता है कि यार पता नहीं कंपनी चला भी रही है कुछ नहीं, ये कंपनी कुछ कर भी रही है या नहीं। सबसे बड़ा शक यही आता है। पेनल्टी तो मैं लगा दूंगा, मगर मेरी दिक्कत है कि मुझे तो लग रहा है कि कंपनी नहीं चल रही हो, पता लगा कंपनी का कोई बिजनेस ही ना चल रहा हो। फिर अगर तो डिक्लेरेशन नहीं आई और कंपनी चल रही है तो लग गई पेनल्टी, और अगर डिक्लेरेशन नहीं आई और कंपनी भी नहीं चल रही तो इसका मतलब तो फिर क्या फायदा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, फिर तो कंपनी को बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं हुई 180 दिन में और आरओसी के पास रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव है कि कंपनी कोई बिजनेस भी नहीं चला रही, तो कंपनी का नाम रिमूवल के लिए वो एक्शन ले सकता है। यहां पर कंपनी का नाम भी रिमूव हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलो जी। जो डिक्लेरेशन फाइल की जाएगी वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब फीस के साथ में, और कंटेंट जो है वेरीफाइड होगा सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मान लीजिए कंपनी कोई ऐसी है जिसको एक सेक्टर रेगुलेटर गवर्न करता है, यानी कि कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, कोई स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह हैं, तो फिर क्या होगा? तो रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल फ्रॉम सच रेगुलेटर शैल आल्सो बी ऑब्टेन्ड एंड अटैच विद द डिक्लेरेशन। यानी कि उनका जो अप्रूवल है ना बिजनेस चला के देने का, कि आप बिजनेस चला सकते हो, वो भी साथ में अटैच किया जाना जरूरी है, जो रेगुलेटर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। दोबारा बोलता हूं, कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, क्या मतलब है इसका? देखो, पहले आप हमारे सिलेबस में ना बहुत कुछ था सीए इंटर में, कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक बताओ, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट बताओ, कन्वर्जन ऑफ वन पर्सन कंपनी इनटू अदर कंपनीज बताओ, बहुत सारी चीजें थी। ये सब इंस्टीट्यूट ने हटा दिया आज की डेट पे, और आज की डेट में केवल सेक्शन 18 रखा है। सेक्शन 18 सबका बाप है, ये सबकी जननी है, मैं कह सकता हूं जननी। तो कोई भी अगर कन्वर्जन होना है, किसी भी कंपनी का कन्वर्जन होना है, तो सेक्शन 18 का तो पालन करना ही करना है, समझ लो, हर एक कन्वर्जन में, चाहे प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, ओपीसी से प्राइवेट, प्राइवेट से ओपीसी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो। अ कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इन सम अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। भाई मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में तो चेंज होंगे ही होंगे किसी भी हालत में, क्योंकि कंपनी का नाम तो बदलेगा ही ऑल्ट्रेशन के कारण। मेमोरेंडम में चेंज, ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकता है, कैपिटल में भी चेंज हो सकता है, लायबिलिटी में भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना? तो किसी भी ऑल्ट्रेशन में मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज होगा ही होगा। फॉलोइंग इज द लॉ विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। दूसरा, ये जब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आप चेंज कर लोगे, उसके बाद आप आरओसी के पास जाओगे, एप्लीकेशन फाइल करोगे, और एप्लीकेशन को क्या कहोगे? एप्लीकेशन में क्या कहोगे? आरओसी भैया हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन बंद कर दो, ये जो पुराने वाला था, और नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर दो। पुराना रजिस्ट्रेशन बंद कर दो और नया सर्टिफिकेट इशू कर दो। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। चले, कंपनी की जो पुरानी लायबिलिटी थी, क्या उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा? भाई इंपैक्ट पड़ गया अगर, तो फिर तो सारी कंपनियां कन्वर्जन के लिए शायद दौड़ेंगी। कि अगर मैंने कहा जी लायबिलिटी कम हो जाएगी पब्लिक से प्राइवेट करने में, सारी लाइन लगा के खड़ी होंगी सबके सब लायबिलिटी कम करने के लिए। तो इसलिए लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डलेगा किसी भी हाल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेरा सेक्शन 19, जो कहता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ट्रांजैक्शन। दोबारा बोलूं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ट्रांजैक्शन। ये क्या कहता है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी ट्रांजैक्शन क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कोई भी होल्डिंग किसी भी सब्सिडरी को अपने शेयर्स नहीं देगी, और कोई भी सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर नहीं लेगी। बात तो एक ही है।
कि होल्डिंग कोई अपने शेयर सब्सिडरी को नहीं देगी और कोई भी सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर नहीं लेगी, बात तो एक ही है। राघव मेरा बेटा है, मैं राघव का बाप हूं, बात तो एक ही है। बट ऐसे अलग अलग क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि होल्डिंग ने अगर शेयर दिया सब्सिडरी को तो होल्डिंग पे पेनल्टी लगेगी, और सब्सिडरी ने अगर शेयर लिया होल्डिंग के तो सब्सिडरी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, इसलिए दोनों लिखे हैं। बात समझ आ गई? चले, अगर कोई भी ऐसा अलॉटमेंट हुआ तो वो वॉइड होगा। फिर लॉ कहता है एक्सेप्शन, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जबकि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स ले सकती है। कब कब? जब सब्सिडरी ये शेयर होल्ड करके बैठी है। कब? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बनने से पहले। इससे पहले कि होल्डिंग सब्सिडरी बनती, तब से उन्होंने ये शेयर लेके बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, बट एक बात ध्यान रखना, अब आप वोटिंग पावर नहीं क्लेम कर सकते। यहां पर इन शेयर्स के रिस्पेक्ट में वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जहां पर सब्सिडरी ये शेयर होल्ड करती है एज अ ट्रस्टी, मान लीजिए टाटा वालों ने एक ट्रस्ट बनाया फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज, और इस ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी अपॉइंट किया T&S लिमिटेड। ये कौन थी? सब्सिडरी ऑफ टाटा थी। अब T&S को जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए हमने 500 करोड़ रुपए डाले हैं ना, ये 500 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि एम्प्लॉयज़ का भला हो सके। तो T&S लिमिटेड ने टाटा के शेयर खरीद लिए। दोबारा बोलूं, टाटा ने एम्प्लॉयज़ के लिए 500 करोड़ का फंड बनाया। T&S ने, जो कि सब्सिडरी कंपनी थी टाटा की और ट्रस्टी भी थी, तो उसने कहा कि उसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस 500 करोड़ को एम्प्लॉयज़ के भले के लिए इन्वेस्ट करो, तो उसने उठा के टाटा के ही शेयर खरीद लिए। अब जब ट्रस्टी शेयर खरीदेगा तो नाम ट्रस्टी का आता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिशियरी हैं, उनका नाम नहीं आता। तो फिर क्या ट्रस्टी कैन होल्ड कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर, और दूसरे शब्दों में सब्सिडरी कैन कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर? यस, क्योंकि वो ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, या फिर किसी और के बेनिफिट के लिए। ठीक है ना? तो वोटिंग पावर भी मैं जरूर दूंगा। तीसरा, मान लीजिए मेरे दोनों छोटे पोपली मुझे छोड़ के विदेश चले गए, ये पूछना ही नहीं आए कभी मुझे। मैंने कहा पोपली अब क्या करूं, अब मेरे पास इतने शेयर्स पड़े हैं, ये तो इन्होंने तो अपना नया नंबर भी नहीं दिया, अब क्या करूं? मैंने अपनी विल लिखी। मैंने कहा मेरे पास जो कंपनियों के शेयर पड़े हैं, ये मैं चाहता हूं कि इस कंपनी के नाम ट्रांसफ़र हो जाएं। एक कंपनी थी आस्था फाउंडेशन लिमिटेड, जो कि धार्मिक चीज़ों में या फिर सामाजिक कार्यों में पैसा लगाती थी, तो मैंने सारे शेयर्स उसके नाम कर दिए। अब मेरे पास रिलायंस के शेयर थे। ये जो आस्था फाउंडेशन लिमिटेड थी, ये रिलायंस की ही सब्सिडरी कंपनी थी। ये रिलायंस की ही सब्सिडरी कंपनी थी, जिसे मैंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के सारे शेयर दे दिए। क्या मैं ये दे सकता हूँ? द आंसर इज यस, दे सकता हूँ। एंड कंपनी कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच शेयर्स, एंड कंपनी कैन कंटिन्यू टू हैव द वोटिंग पावर। द आंसर इज यस, कंपनी कैन कंटिन्यू टू हैव द वोटिंग पावर एज वेल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगला सेक्शन है जी सेक्शन 20, जिसका नाम है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो जी, जब मैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ ना, तो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू द कंपनी, तो टू द कंपनी बाय किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा। और एक होता है सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द मेंबर, बाय किसके द्वारा? बाय कंपनी के द्वारा। अभी तक एग्जाम में इस पे कॉन्सेप्ट पे जितनी बार भी सवाल आया है, वो आया है टू द कंपनी के बारे में। पहली बात ध्यान रखना, दो तरीके के ही ऑफिस होते हैं पूरे कंपनी लॉ में। एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा जितने ऑफिस होते हैं दे आर कॉल्ड एज ब्रांच ऑफिस। आप कई और टर्म सुनते हो कि रीजनल ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस, ये सब बकवास है। कंपनी लॉ में ऐसा नहीं होता। कंपनी लॉ में दो ही ऑफिस है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस और एक ब्रांच ऑफिस, बस। मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा सारे ब्रांच ऑफिस है। गेटिंग इट? चले, तो ऑल द डॉक्यूमेंट, ये जो रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस और ये ऑफिस और फलाना ऑफिस और डबका ऑफिस, ये फैंसी टर्म्स हैं जो वैसे टर्म्स में यूज में आ गई हैं, बट कंपनी लॉ में दो ही टर्म्स हैं। आगे, कंपनी के ऊपर कभी भी कोई भी नोटिस सर्व करना होगा तो आपको उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही सर्व करना पड़ेगा। जब भी आप कंपनी को कोई नोटिस सर्व करते हो तो इस तरीके से सर्व करना कि जिसका ना डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हो कि हाँ मैंने देखो ये नोटिस भेजा था। अच्छा, कैसे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड आपको कैसे मिलेगा?
रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू या हैंड डिलीवरी के थ्रू। दोबारा बोलता हूँ, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, हैंड डिलीवरी। हैंड डिलीवरी मतलब जब बैंकों में पैसा जमा करा के आते हो तो रसीद लेके आता ना कि ये ले, ये रसीद है। तो ऐसे ही जब कंपनी के पास जमा करा के आओगे तो स्टैंप लगवा के आओगे ना, तो एज अ प्रूफ। और इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब बिजली की तारों में डाल दूंगा, सप्लाई अपने आप हो जाएगा घर तक ना। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है, ईमेल्स और फैक्स, ये ठीक है जी। जो पॉइंट बार बार सवाल आ रहा है इस कॉन्सेप्ट पे, वो स्पेशल पॉइंट पे आ रहा है। ये पॉइंट क्या कहता है, कहता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई और प्रोविज़न कहता है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविज़न एज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 20 देन सच क्लॉज इन द आर्टिकल शैल बी इनवैलिड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी के ऊपर सर्व किया जाना है वो केवल तभी एक्सेप्टेबल होगा कंपनी पे जब वो केवल ईमेल के थ्रू आएगा। अब मान लीजिए ऐसा आर्टिकल ने लिखा था और एक पार्टिकुलर मेंबर ने रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया, कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि जब हमने लिखा हुआ है कि ईमेल ही भेजना है तो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट क्यों किया। अब सवाल उठा, क्या कंपनी तुम रिजेक्ट कर सकते हो, क्या तुम रिजेक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जब लॉ में लिखा है कि भाई रजिस्टर्ड पोस्ट स्वीकार होगा तो कंपनी तुम कैसे मना कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कुछ भी इनकंसिस्टेंट प्रोवाइड करती है जो एक्ट में लिखी गई चीज़ है उससे, तो वो आर्टिकल में लिखी गई चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे अब हम बात करते हैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू द आरओसी ऑब्लिक मेंबर्स। कोई भी जो डॉक्यूमेंट जो कंपनी के द्वारा सर्व किया जाना है मेंबर को या आरओसी को, वो कैसे सर्व किया जा सकता है? नॉर्मल पोस्ट। याद हो तो सेक्शन 101 के अंदर जब नोटिस ऑफ द मीटिंग दिया जाता है तो नॉर्मल पोस्ट के अंदर दिया जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरिंग एट हिज ऑफिस और एड्रेस, ये आरओसी के लिए यूज़ होती है ये टर्म, और इलेक्ट्रॉनिक अदर मोड, ईमेल्स वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल राइट टू द मेंबर। मेंबर चाहे तो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि कंपनी देखो मेरे घर पे ना नॉर्मल पोस्ट आता नहीं है, तो मेरे घर पे नॉर्मल पोस्ट आता नहीं है कंपनी, तो इसलिए मुझे ना आप स्पेशल पोस्ट से, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। अगर मेंबर ऐसी रिक्वेस्ट कंपनी को करता है तो क्या कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये रिक्वेस्ट पूरी हो? द आंसर इज यस। अगर मेंबर रजिस्टर्ड पोस्ट की जो फ़ी होती है, एडिशनल अमाउंट ऑफ फ़ी होती है, वो जमा करा दे तो यानी कि अगर नॉर्मल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में जो फीस होती है उसका डिफरेंस जमा करा दो तो हम जमा करा दें, हम आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे और कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दिस। डिलीवरी बाय द पोस्ट स्पेशल कॉन्सेप्ट है कुछ। आप जानते हैं कि जब भी नोटिस ऑफ द मीटिंग भेजा जाता है तो क्या होता है, कितने टाइम बाद मान लिया जाता है कि रिसीव्ड हो चुका है? लॉ कहता है 48 घंटे बाद। यानी कि जो नोटिस ऑफ मीटिंग होता है ये मान के चलते हैं कि एग्जैक्ट 48 घंटे बाद वो नोटिस रिसीव हो चुका है, चाहे एक्चुअल में रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, इट इज़ इमैटीरियल। बट नोटिस ऑफ द मीटिंग के अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट और कंपनी अपने मेंबर को सर्व करेगी तो वो कब माना जाएगा कि कब रिसीव हुए हैं? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट वो माना जाएगा कि वो डिलीवर्ड हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं, चलें। तो यानी कि नोटिस ऑफ मीटिंग माना जाएगा कि एग्जैक्ट 48 घंटे बाद डिलीवर हुआ है, और नोटिस ऑफ मीटिंग के अलावा बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट है जब वो एक्चुअल में रिसीव्ड होगा तभी रिसीव्ड माना जाएगा। आगे फिर आता है जी ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है कि कंपनी के बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो लॉ कहता है कंपनी के बिहाफ पर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने का अधिकार किसके पास होगा? कंपनी के किसी केएमपी के पास, कंपनी के किसी केएमपी के पास, या फिर कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो कि ऑथराइज्ड होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस बिहाफ। एक बार आंखें बंद करके रिकॉल कीजिएगा कि कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार किसको होगा? या तो केएमपी को या किसी भी पर्सन को। नहीं लिखा डायरेक्टर, लिखा है एनी ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नहीं लिखा एनी पर्सन। यानी कि ऑफिसर और एम्प्लॉय ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना यहाँ पर परेशान कर सकता है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल वो दे सकता है कि बंदा जिसको ये पावर दी गई वो डायरेक्टर नहीं है, तो क्या हुआ?
लिखा तो एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई और एम्प्लॉय भी हो सकता है। बंदा ये जो जिसको पावर दी गई ना वो ऑफिसर है ना वो एम्प्लॉय है, गलत है, वो ऑफिसर और एम्प्लॉय होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, यहीं पे परेशान करता है आजकल वो, जैसे सवाल बना रहा है। सेक्शन 22 सेक्शन 22 कहता है द बिल ऑफ एक्सचेंज, अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। हम जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक प्रॉमिसरी नोट और एक चेक। हालांकि एक चौथा भी इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था 1 साल पहले तक, जिसका नाम है हुंडी। तो फिलहाल चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, हुंडी हो या प्रॉमिसरी नोट हो, हुंडी क्या होती है? जब बिल ऑफ एक्सचेंज लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल केरला में मलयालम में, राजस्थान महाराष्ट्र में मराठी में, तो उसे हुंडियाँ कहते हैं, ठीक है ना। चले, अब बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और अ प्रॉमिसरी नोट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन और इंडोर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। यानी कि माना जाएगा कि कंपनी के बिहाफ पर लिखे गए हैं, कंपनी के बिहाफ पर एक्सेप्ट हुए, कंपनी के बिहाफ पर नेगोशिएट हुए हैं। हाँ जी, इफ मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन और इंडोर्स इन द नेम ऑफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर वो उस व्यक्ति के नाम पे लिखे गए हैं जिसको कि अथॉरिटी है एक्सप्रेस और इम्प्लॉइड, यानी कि जिसको कि अथॉरिटी है एक्सप्रेस और इम्प्लॉइड। अब ये अथॉरिटी सर कैसे मिलती है? ये ऊपर यही तो बात की हमने, अथॉरिटी कैसे मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कंपनी में बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आकर उसने प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह के लिए अलग लॉ बना दिया। वो कहता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बारी आती है तो फिर कहानी थोड़ी सी अलग हो सकती है। क्या? कि वो डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया गया है साइन करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, अगर तो उस पर कॉमन सील है तो क्या होगा? कंपनी में अंडर इट्स राइटिंग, अंडर इट्स कॉमन सील ऑथराइज कर सकती है किसी भी पर्सन को। ओ माय गॉड, यहाँ वर्ड आया एनी पर्सन। तो अब ध्यान रखना, पैरा नंबर 2.23 और 2.24, हालांकि अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम है कि कंपनी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए किसी को ऑथराइज कर रही है, बट सेक्शन 22 स्पेसिफिक सेक्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह के लिए, और सेक्शन 21 अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए बन गया। बात समझ आ रही है? ये छोटे छोटे डिफरेंस तबाही मचा देंगे पेपर में, ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा 21 कोट करना है या 22 कोट करना है। हम तो बस ले प्रभु का नाम और जय माता दी, जय माता दी बी, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का नाम आ जाए 22, वर्ड क्या है? पहली बात, कंपनी जिस डॉक्यूमेंट पे ऑथराइज करेगी अगर उस पर कॉमन सील लगी है तो कंपनी किसी को भी ऑथराइज कर सकती है एज इट्स अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस आइदर इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। बट इन केस द कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइजेशन कैसे होगा? क्योंकि कॉमन सील तो लगेगी नहीं, क्योंकि कॉमन सील नहीं है। तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे उस ऑथराइजेशन लेटर पे, या फिर डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है तो। नहीं है तो 2 डायरेक्टर, और है तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस डायरेक्टर, ठीक है ना। अ डीड साइन बाय सच अटॉर्नी on behalf of the company under his seal shall bind the company। तो ये जो आपने अटॉर्नी अपॉइंट किया है, ये जाकर कंपनी के बिहाफ पर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करके आएगा तो क्या वैलिड है? आंसर इज बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक होगी इतनी बात? चले, फिर आता है जी सेक्शन 3 कैपिटल ए, मेंबर सीवियरली लायबल इन सर्टेन केसेस। वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर मेंबर की पर्सनल लायबिलिटी होती है? आज तक तो हम जानते थे कि मेंबर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, जितने उनके पास शेयर हैं केवल लायबिलिटी उतने तक होती है। बट आज हम समझ रहे हैं कि मेंबर की पर्सनल लायबिलिटी भी हो सकती है। अच्छा, किन केसेस में मेंबर की पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है? देखेगा, मैं कहता हूँ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 2। पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? 7। अगर किसी भी वक्त किसी भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की कंडीशन ब्रीच हो जाती है, यानी कि कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम से भी नीचे आ जाते हैं, और कंपनी 6 महीने से भी ज़्यादा अपना बिजनेस चलाती रहती है, तो उसके बाद हर वो व्यक्ति जिसे कि इस बारे में पता है, कॉग्निजेंट मतलब नॉलेज है, और जो मेंबर भी है कंपनी का इस पूरे पीरियड में, तो वो
पर्सनली लायबल हो जाएगा फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। दोबारा बोलूं, अगर किसी भी व्यक्ति कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम से नीचे चले जाते हैं, कंपनी अपना बिजनेस चलाई रखती है 6 महीने से ज़्यादा, हर वो मेंबर जिसे इस बात की नॉलेज है और जो मेंबर भी हैं, वो कंपनी के सभी लायबिलिटी जो कि इनकर हुई है कब, 6 महीने बाद। तो हमने 6 महीने का बफर जोन दिया है एक तरीके का कि अगर आपके मेंबर की संख्या कम हो जाती है तो उसे कवर अप कर दो, बट अगर कवर अप नहीं करते तो हर वो व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर है और जिसे इस बात का पता है, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा उस लायबिलिटी के लिए जो कब इनकर होगी, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद वाली लायबिलिटी के लिए वो व्यक्ति पर्सनली लायबल हो जाएगा, 6 महीने बाद वाली लायबिलिटी के लिए। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हालांकि इस पे पेपर में सवाल आ जाए मैं थोड़ा डाउटफुल हूं क्योंकि ये बिल्कुल डिप्टो सेक्शन फाउंडेशन में भी था, बट क्योंकि फिर भी सिलेबस से हटाया नहीं है तो फिर अब क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, लॉ कहता है, देखो जी ऐसा है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2 तरीके से होता है। एक तो आजकल जो प्रोसेस चलती है, जैसे आपने फाउंडेशन में समझा होगा, स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अब वो हमारे सिलेबस में इंटर में है नहीं, हमारे सिलेबस में आज भी कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड मतलब जो नॉर्मल मेथड जो पहले चला आ रहा था। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी का नेम जो है वो रजिस्टर्ड करवाया जाता है। नेम रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल किए जाते हैं। जब मैंने नेम क्लॉज बताया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी नेम अप्रूव होता है तो उसके बाद 20 दिन तक का वेट किया जाता है, रिजर्व रखा जाता है नाम 20 दिन तक। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का वेट किया जाता है। अब सवाल उठा, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आरओसी के पास आपको रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं, जिनको लेके आपको आरओसी के पास जाना पड़ता है। तो सेक्शन 7 में उन सभी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। सेक्शन 7 क्या कहता है, वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सारे सब्सक्राइबर के द्वारा साइन होगा। डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए, प्लस 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 हर वो व्यक्ति जो कि इंगेज है कंपनी के फॉर्मेशन में, एंड डायरेक्टर के रूप में, मैनेजर के रूप में या सेक्रेटरी के रूप में। डिक्लेरेशन किस बात की? कि मम्मी कसम खा के कह रहे हैं इस लॉ की पूरी रिक्वायरमेंट को हमने पूरी तरह से कंप्लाई कर लिया है, इस लॉ के सभी रिक्वायरमेंट को हमने पूरी तरह से कंप्लाई कर लिया, इस बात की मम्मी कसम खाई जाएगी, मतलब डिक्लेरेशन। एफिडेविट दिया जाएगा, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं, सब्सक्राइबर के द्वारा भी और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर के द्वारा भी, कि वो कभी भी किसी भी अपराध के दोषी नहीं रहे इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं। अब मान लीजिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कंपनी से कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो कहाँ मंगाएगा? एड्रेस देना पड़ेगा कि कुछ भी मंगाना हो तो चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, यहाँ पे देनी है चिट्ठी वो। ठीक है जी, आगे पार्टिकुलर्स देने पड़ेंगे किस किस के? सब्सक्राइबर के भी और फर्स्ट डायरेक्टर के भी। पार्टिकुलर्स में क्या? नाम, खानदान का नाम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, अदर पार्टिकुलर्स देने पड़ेंगे इन दोनों के, सब्सक्राइबर के भी और पर्सन मेंशन एज द फर्स्ट डायरेक्टर के भी। कंसेंट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, हर वो व्यक्ति जो कि फर्स्ट डायरेक्टर बनने को तैयार है कंपनी का, उस फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आपको देना पड़ेगा और उसका कंसेंट भी साइन, उसके साइन भी देने पड़ेंगे। सब्सक्राइबर के साइन नहीं लेने क्या? सबसे ऊपर देखोगे तो सब्सक्राइबर के साइन ही लिखे हुए हैं। मेमोरेंडम ऑब्लिग आर्टिकल ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर। तो मेमोरेंडम हो या आर्टिकल हो, इस पे एक्चुअल में 2 लोगों के साइन होते हैं, एक सब्सक्राइबर के साइन होते हैं और एक फर्स्ट डायरेक्टर के साइन होते हैं। एक सब्सक्राइबर के साइन होते हैं और एक फर्स्ट डायरेक्टर के साइन होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्दर प्रोसीजर।
अब ये सारे डॉक्यूमेंट उठाकर आप आरओसी के पास सबमिट करेंगे, आरओसी इन सारे डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेगा, अगर उसे सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो आरओसी विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और साथ में कंपनी का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी आरओसी अलॉट कर देगा। ठीक है जी, चले। कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस प्लस कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एज ओरिजिनली फाइल्ड। जरूरत नहीं है, हालांकि फिर भी समझ लो कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा रहना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी भी कंपनी के पास मेंटेन रहनी चाहिए। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन वेयर कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में जो बंदा सब्सक्राइबर है वो है विजय माल्या, वो कहता है मम्मी कसम मैंने कभी भी किसी कंपनी में गलत नहीं किया। वाह 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 वाह, अरे किंग फिशर के कैलेंडर छापने वाले इंसान, अरे बेंगलोर फ्रेंचाइजी के निर्माता, अरे फार्मूला 1 रेस लाने वाले व्यक्ति, तूने किसी भी कंपनी में गड़बड़ नहीं की, तूने गड़बड़ नहीं की। क्या कहूं? तो अगर मान लीजिए ऐसी झूठी बातें बोल के कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? उस व्यक्ति को 447 सेक्शन के अंदर सजा भुगतनी पड़ेगी फ्रॉड की, फ्रॉड की। तो यानी कि अगर कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट पार्टिकुलर या इंफॉर्मेशन सबमिट की, या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई कि मैं चोर हूं, ये छुपा लिया, ठीक है ना, तो सजा मिलेगी 447 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर बाय द ट्राइब्यूनल। इसके अलावा अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हुआ तो फिर ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? देखो जी, ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। ट्राइब्यूनल कह सकता है कि ऐसी कंपनी का रेगुलेशन, मतलब मैनेजमेंट कैसे चलेगा ये हम बताएंगे, मतलब कुछ डायरेक्टर को हटवा सकता है, नए डायरेक्टर को ला सकता है। दूसरा, कंपनी का वाइंडिंग अप भी करवा सकता है, हर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी करवा सकता है, कंपनी का नाम भी रिमूव करवा सकता है, या फिर पास कर सकता है सच अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। बट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, ध्यान रखना ट्राइब्यूनल, ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी, अब सवाल ये आएगा आपके पास, ध्यान रखना कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे किया गया है, बताइए अब क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में फ्रॉड हुआ, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हुई, या फिर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट हुआ, तो हर वो व्यक्ति जो कि लायबल है वो 447 में दोषी होगा। इसके अलावा ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। कौन कौन सी? आंखें बंद करो, बोलो कौन कौन सी बातें याद है? वाइंडिंग अप का, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी का, और बोलो अनलिमिटेड लायबिलिटी मेंबर की बनाई जा सकती है, रेगुलेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एनी अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात? ये ट्राइब्यूनल इस तरीके के ऑर्डर भी पास कर सकता है, मगर ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी, तुम्हें एक सुनवाई का मौका जरूर दिया जाएगा, एक सुनवाई का मौका हम जरूर देंगे ताकि तुम्हारा पक्ष भी सुना जा सके। कंपनी ये मौका हम तुम्हें जरूर 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 देंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है आज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।